गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान जीएन देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिपेंडेंट भारत की सरकार एक सर्वे करना चाहती थी लैंग्वेज भाषा का, तो उसकी एक कमेटी बनी, HRD मिनिस्ट्री होती थी, कमेटी में मैं भी था। 600 करोड़ रुपया का प्रोविजन किया सरकार ने उसके लिए। ये पूरी स्कीम जो थी तो वो सब ठप हो गया। तो मैंने सोचा कि जो सरकार नहीं कर सकती है, क्या हम सब मिलके नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैंने लगातार 2010 मार्च के बाद 2013 के सितंबर तक मैं हर दिन घूमता था। ये लिंग्विस्टिक सर्वे मेरी ज़िंदगी में हो गया, बड़ा मज़ा आया, थका नहीं उसमें। हमारे यहाँ अलग अलग पीढ़ियों के लिए अब नई नई पदावलियाँ आती हैं, जेन जी, मिलेनियल, जेन अल्फ़ा। उनकी भाषा बहुत अलग है और प्रेमियों की भाषा तो हमेशा से ही अलग रही है, शब्दों को तोड़ मरोड़ के संक्षिप्तीकरण करके। कभी किसी भाषाविद ने इस पर कोई सम्यक अध्ययन हुआ है क्या? ये प्रेमियों की भाषा जो है वो किसी एक भाषा से जकड़ी नहीं है, उसे ट्रांसलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ यूनिवर्सल। वो प्रेम के भाषा में आई नाम का प्रोनाउन नहीं होता, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एब्सेंट होता है प्रेम में। किसी भी जुबान का इजाद हुआ होगा तो सोल पर्पस उस वक्त ये था कि मैं अपनी बात सामने वाले को समझा सकूं। पर आज के वक्त में मतलब स्पेशली हम लोग जिस पेशे में हैं, जिसकी लैंग्वेज जितनी रिच है, जितने बड़े बड़े शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, उतना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल माना जाता है और जितना ज़्यादा सिंपल जुबान में वो बात कर रहा है उसको उतनी समझ नहीं है। मेरे बगल में खड़े मुझे ट्रोल कर रही है। नहीं। सबसे सीधे लफ्ज़ों में बोली हुई बात सबसे अच्छी होती है। एक गाना था, सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं। क्या बात है। क्या दूसरी भाषा के शब्द अपनी भाषा में आने से उस भाषा के अस्तित्व पर फर्क पड़ता है? कोई भी भाषा जितनी पोल्यूटेड हो ना, दूसरे भाषा से शब्द आए, उतनी अमीर बनती है। अनपोल्यूटेड भाषा ये झूठ है और वो कभी कभी स्कूल और कॉलेज में फैलाया जाता है, लेकिन भाषा के बारे में वो सच्चाई नहीं है। तो ये जो न्यू एज लैंग्वेज है, जिसमें आपने कहा जो थम्स अप है, इमोजीज हैं, तो इस पर कोई अभी व्यवस्थित अध्ययन हो रहा है क्या? ये जो मीडियम आ रहा है उस पर काफ़ी अध्ययन हो रहा है और वो है नेटवर्क सोसाइटी। मीम है, आपका जो कार्टून है, दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। आपके लिए भाषा की डेफिनेशन क्या है? इंसान के हैवानियत को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भाषा का एक इस्तेमाल हो सकता है। सर, ये भाषा का दर्जा कैसे मिलता है? जो लिखा गया, जो प्रिंट में आया, वही भाषा है, ऐसा माना गया है, वो गलत है। और उस गलती से तो हमारे यहाँ जो स्टेट्स बने, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देखिए ना, भोजपुरी के बोलने वाले 5 करोड़ लोग हैं आज, तो उनकी स्टेट होनी चाहिए थी, नहीं है। लेकिन एक तमिल की स्टेट है, मराठी की स्टेट है, बंगाली की स्टेट है, हर भाषा की तो है नहीं। डायलेक्ट और भाषा, ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही बेसलेस है। भाषा को लेके एक तरह का झगड़ा हम लोगों ने बहुत बार देखा है नॉर्थ साउथ के बीच। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि ये अपनी भाषा के प्रति बोध है, सजगता है, या फिर अपनी भाषा को श्रेष्ठ दिखाने की चाह है? इंसान जन्म से ही मल्टीलिंगुअल एनिमल है, उसे झगड़ा होना ठीक नहीं। झगड़े के कारण हेतु दूसरे होते हैं, पावर हो सकता है, जमीन हो सकती है, उसको भाषा का नाम दिया जाता है। 7000 भाषाएं दुनिया में आज, शायद 50-100 साल के बाद उसमें से 400 या 300 बचेगी। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग आउट। हम जेनोसाइड, भाषा का जेनोसाइड देख रहे हैं इस समय। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते। एक कविता सुनते हैं, कुंवर नारायण की है। शीर्षक है भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में। प्लास्टिक के पेड़, नायलॉन के फूल, रबर की चिड़िया, टेप पर भूले बिसरे लोकगीतों की उदास लड़ियां। एक पेड़ जब सूखता, सबसे पहले सूखते उसके सबसे कोमल हिस्से, उसके फूल, उसकी पत्तियां। एक भाषा जब सूखती, शब्द खोने लगते अपना कवित्व। भावों की ताजगी, विचारों की सत्यता, बढ़ने लगते लोगों के बीच अपरिचय के उजाड़ और खाइयाँ। सोच में हूँ कि सोच के प्रकरण में किस तरह कुछ कहा जाए कि सबका ध्यान उनकी ओर हो जिनका ध्यान सबकी ओर है। कि भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में आग यदि लगी तो पहले वहाँ लगेगी जहाँ ठूंठ हो चुकी होंगी
अपनी ज़मीन से रस खींच सकने वाली शक्तियाँ। पर कविता से पेट नहीं भरता। कविता से पेट भर भी जाए, भूख का ठीक ठीक पता नहीं चलता। ऐसा हमको नहीं पता था, पर इस शूट के शुरू होने से पहले हमारे आज के जो मेहमान हैं, हम उनसे भोजन के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जब वो आदिवासियों के बीच काम कर रहे थे तब इल्हाम हुआ कि जब वो 10 रुपए की थाली खाया करते थे दोपहर के भोजन के समय, तब वो आदिवासी बाहर बैठकर बातें किया करते थे या तम्बाकू चबाया करते थे। कुछ एक हफ्तों के क्रम में उन्हें इस बात का इल्हाम हुआ कि ये लोग दरअसल भोजन की कम उपलब्धता के चलते सुबह नाश्ता करते हैं और फिर रात में भोजन करते हैं। और तब एक किस्म का प्रण सा लिया गया कि करके देखते हैं कि यदि मैं इनकी भाषा समझना चाहता हूँ तो मुझे इनकी भूख समझनी होगी और उसके लिए मुझे अपने भोजन क्रम में कुछ तब्दीलियाँ करनी होंगी। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो भाषा को लेकर इतने ही जुनूनी हैं। हालांकि उनका आग्रह है कि मुझे भाषाविद ना कहा जाए। विद्वान कहते ही एक किस्म की अतिरिक्त गुरुता आ जाती है जिससे आडंबर का बोध होता है, जबकि जीवन तो जितना ज़्यादा सरल रहे उतना ही अच्छा है। ये किसी बड़े राजप्रसाद के सुंदर ज्यामिति वाले काटे छाटे तराशे गए बगीचे सा न लगे, ये जंगल सा लगे जिसमें बनेलापन है और इसी वजह से उसमें निरंतर विस्मय का बखान है। हमारे आज के मेहमान हिंदुस्तान में भाषाओं के सर्वेक्षण को लेके, उसकी समृद्धि को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर लगातार प्रयत्नशील हैं और इसके लिए वो किसी संस्थान की बाट नहीं जो होते रहे, अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे तोड़वा के पहला काम शुरू कर दिया। दशकों तक फैला काम है। मूल रूप से अंग्रेज़ी भाषा के प्रोफेसर थे, उससे भी पहले थे एक खदान में मजदूर, जहाँ से उन्हें भाषा का और अंग्रेज़ी का चस्का लगा। पर ज़िंदगी ठीक ठीक खदान में शुरू नहीं हुई थी। ज़िंदगी शुरू हुई थी एक विच्छिन्न परिवार में, जहाँ पर जीवन पोषण के लिए उन्हें फेरी लगाने जैसे कई काम करने पड़े और जब वो ये काम कर रहे थे तब उनकी उम्र फ़कत 8-10 बरस की थी। जीवन है, जीवन के बहुत सारे संघर्ष हैं, पर जिस एक संघर्ष पर वो सबसे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं वो भाषाओं को बचाने का, संजोने का, भाषाओं में कुछ एक भाषाओं के आधिपत्य को रोकने का, भाषाओं की राजनीति को समझने का है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान, जिन्हें हम बहुत आदर के साथ बुला पाए और उन्होंने हमारे आमंत्रण का मान रखा और इसलिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का ये पूरा प्रोग्राम संवाद भी रहेगा और एक किस्म का क्लासरूम भी रहेगा। GN देवी जी, गणेश देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। मेरा सौभाग्य आपने यहाँ मुझे बुलाया और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ आप सबको देख के। ये भी अच्छा लगा कि आपने कुंवर नारायण जी की बात की। लगभग 30 या 40 साल पहले एस्थेटिक्स पे लेक्चर देने के लिए मुझे लखनऊ में बुलाया गया था और वो लेक्चर वगैरह पूरा होने के बाद यूनिवर्सिटी में वहाँ के प्रोफेसर ने पूछा कि आप कुछ देखना चाहते हैं। कि मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ तो मैं दो व्यक्तियों को देखना चाहता हूँ, एक श्रीलाल शुक्ला और दूसरे कुंवर नारायण। तो श्रीलाल जी तो उस समय नहीं थे, उस समय गाँव में नहीं थे वो, तो मैं मिलने गया था कुंवर नारायण जी को और बड़ा अच्छा लगा। उनके बारे में मुझे गुलाम मोहम्मद शेख ने बताया, तो गुजराती कवि और पेंटर भी है जी। और उस समय के नीलमणि फुकन, आसाम में, महाराष्ट्र में दिलीप चित्रे, अरुण कोलटकर, कुंवर नारायण बड़े ज़बरदस्त कवि हमारे यहाँ हुए। जिस तरह से शब्दों को उन्होंने जिंदा ही नहीं रखा लेकिन नए शब्द को ज़िंदगी दी, इट्स ए ग्रेट थिंग। तो ऐसे जब होते हैं तो इनके सामने भूख का क्या, इट्स अ माइनर थिंग। तो आपने जिक्र तो किया, वो सच भी है, लेकिन वो कोई ख़ास क्वालिटी या गुण है नहीं। मुझे एक याद आ रही है बात महाश्वेता देवी की। उनके साथ मैंने बहुत साल काम किया, खास करके घुमंतु जो यायावर लोग हैं,
डीनोटिफाइड नोमैडिक, उनको बड़े गलती से अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब बताया था ऐसे लोगों के साथ। तो हम पूरे देश घूमे, महाश्वेता जी और मैं। एक बहुत छोटे गांव में गए थे हम, आदिवासी का गांव था, बहुत कम बस्ती थी, शाम हुई थी और वहाँ के लोगों ने हमें खाना के रूप में एक रोटी परोसी। तो महाश्वेता देवी ने पूछा ये किसके साथ खाया जाए, रोटी के लिए सब्जी चाहिए, कोई मछली चाहिए कुछ। तो उस औरत ने दीदी को बताया कि माँ ये दीदी ये आपके पेट के भूख के साथ मिला के खाइए। वाह। वो बात, ये बहुत बार उन्होंने ये बात कुछ लेक्चर्स में भी बताई है। तो ऐसे लोग हैं हमारे देश में, महान लोग हैं। और उससे क्या भूख, क्या नींद, क्या शरीर, क्या जिंदगी। आपका सवाल पूछते मैंने आपको रोका, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, आप, हम तो यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। उपनिषद परंपरा, घुमंतू जातियों का आपने जिक्र किया, आपकी किताब भी है उनके बारे में। भारत में बहुत भ्रांतियां हैं इन जातियों के बारे में। कुछ एक हलकों में उसे अंग्रेज़ों पर थोप दिया जाता है कि उन्होंने नोटिफाई किया ट्राइब्स को और उनको क्रिमिनल करार दिया, और उसके बाद से अब तक जो सो कॉल्ड मुख्य धारा है उसमें वो शामिल नहीं हो पाए। आपका इन जातियों के साथ काम करने का क्या तजुर्बा रहा, भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो बहुत पहले हुई। इसकी यानी घुमंतू होना, उसकी शुरुआत के बारे में मैं बोल रहा हूँ, काम के बारे में नहीं। इंसान की उत्क्रांति में सबसे पहला तबक्का जो है वो तो हंटिंग गैदरिंग, किसी प्राणी को पकड़ो या तो कोई फल है खा लो। उसके बाद उसका भी शॉर्टेज होने लगा होगा, कितनी चिड़िया मारेंगे, कितने फल इकट्ठे एक जगह रह के। तो उसके बाद लोग घुमंतू बने, नोमैड, पैस्टोरल, और वो कई हजार साल तक चलता रहा। उस समय ये जमीन किसी के मालिकी की नहीं थी, न कोई सीमाएं थी। हमारी ये साउथ एशिया, जब आज जिसे भारत कह रहे, उसमें नोमैडिक पैस्टोरल लोग लगभग यानी होलोसिन नाम का एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। पर्यावरण में बदलाव आया था, टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिससे ज़िंदगी आसान बनी। 12,000 साल 12,000 साल पहले। तब से लेके लगभग हमारे पहले 7,000 साल तक, यानी 4-5 हज़ार साल जो भी लोग यहाँ थे वो सब नोमैड्स थे। तो हमारे सभ्यता की आपने उसकी शुरुआत कहाँ होती है? आरंभ सभ्यता की शुरुआत नोमैडिक सोसाइटी में होती है। एक बात। दूसरा कि बिल्कुल अभी तक राजस्थान जैसे प्रदेशों में घूमने वाले लोग, जब देश की सीमा बनी तो फिर इनका घूमना बंद हो गया। अभी ये सीए जो बना उसमें बाकी तो वो जैन हिंदू पारसी क्रिश्चियन वो सब चीज़ें, उस हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं, वो सब विवाद हुआ। लेकिन 14 ऐसी कम्युनिटीज़ है वहाँ जो बांग्लादेश और भारत के बीच आते जाते रहे। अच्छा, ये कब से आते जाते रहे? जब से ब्रह्मपुत्र अपना जो चलने का प्रवाह बदलती है, यानी हजारों नहीं लाखों साल से इधर से उधर, उधर से आते रहते। तो बेसिकली घुमंतू होना ये क्योंकि इंसान जानवर है, इंसान भी जानवर है, तो इट्स ए स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज। घुमंतू होना ये कुदरती है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है।
लेकिन एक समय यूरोप में ये हुआ था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत लंबा सा युद्ध चला, उसे 100 Years वॉर भी कहा गया है इतिहास में। उस समय राजाओं के पास खुद का सैन्य नहीं होता था, उनके जो सरदार होते थे उनके पास सैन्य होते थे। उन सरदारों पे आधारित राजाएं अपना आर्मी स्ट्रैटेजी चलाते थे। तो ये बदलने के लिए कुछ बदलाव लाए गए, टैक्सेशन नए तरीके से बनाया गया और टैक्सेशन जमीन के आधार पे, एरिया ऑफ द लैंड, कितनी फसल है उस पे नहीं, लेकिन एरिया ऑफ द लैंड, उस पे जमीन का विस्तार कितना है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। फसल एक साल अच्छी आएगी, दूसरे साल नहीं आए, खराब आएगी। तो अनस्टेडी इनकम होता था, रेवेन्यूज कम ज़्यादा होते थे, लेकिन ज़मीन कितनी चौरस है वो किलोमीटर, एकड़, फुट फिक्स था। ये होने के बाद जमीन होना, उस पे मालिकी होना, ये ज़्यादा नॉर्मल माना गया। उसी नॉर्मलसी के आधार पे फिर नागरिकत्व का तय हुआ, कौन नागरिक है और कौन नहीं है। जो ज़मीन पे टैक्स देते थे, आज भी आप प्रॉपर्टी टैक्स दे दे तो आप कॉरपोरेशन या म्यूनसिपालिटी के बेनिफिट्स ला सकते हैं। और फिर जिनको ज़मीन नहीं है, जो घूमते हैं, फिक्स ज़मीन नहीं है, घूमते हैं, वो सेकेंडरी सिटीज़न बने। और ऐसे घूमने वाले, विस्थापित होने वाले, खास करके बच्चों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए 1840 के दशक में इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया। और उसकी मैं जब सोचता हूँ उसके बारे में तो हंसी आती है मुझे, क्योंकि 1842 में बड़ा वो आंदोलन हुआ था, चार्टिस्ट मूवमेंट। उसमें सभी जिनको अच्छा मुबदला काम के लिए नहीं मिल रहा था, ऐसे बच्चों ने एक स्लोगन चलाई थी, और वो थी इक्वल डेज वेजेस फॉर इक्वल डेज लेबर। अगर 14 घंटे हम का चिमनी स्वीपर्स थे, तो वो बिल्कुल पतले दुबले होते थे, वो घर के चिमनी को मैं शब्द नहीं जानता हूँ हिंदी में, चिमनी हाँ, उसके जाके वो क्लीन, जो सभी कोयले का काला धुआं जमता तो वो साफ कर रहे थे। 14 घंटे काम, और लेकिन उनको सबको समान सैलरी नहीं थी, तो उसके लिए डिमांड उन्होंने किया। और ये मांग को लेके उन्होंने एक ही लाइन का चार्टर, एक ही लाइन था, इक्वल डेज वेजेस फॉर इक्वल डेज लेबर, समान समय के काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। और उस पे अंगूठे लगाए थे बच्चों ने, और इतने कागज पे अंगूठे लगे, वो सब कागज चार्टर ले जाने के लिए गाड़ी भर रानी के पास, उसे चार्टिस्ट मूवमेंट कहा गया। इन बच्चों को सजा देने के लिए उन्होंने इंग्लैंड में इनको अंग्रेज़ी पढ़ाने का तय किया। स्कूल में अंग्रेज़ी नहीं थी उस समय, लेकिन 1848 में 48 में अंग्रेज़ी एजुकेशन इन स्कूल्स, टीचिंग इंग्लिश आया। ये सब बच्चे देहातों से विस्थापित होके आए थे, स्थलांतर करके, पलायन करके, क्योंकि उनकी ज़मीन छीनी गई थी ये नए टैक्स को लेके। उनके माँ बाप उनके बच्चे थे। तो ऐसे स्थलांतरित लोग जो एक जगह से दूसरे आए, लेकिन वहाँ उनकी कोई ज़मीन नहीं, मकान नहीं, ऐसे लोगों को सजा देना, उनको नियंत्रित करना, ये 1840-1850 का तरीका था हमारे देश में। उसके 20 साल पहले सभी राजाओं का पराभव हुआ था। 1818 में पेशवाओं के साथ अंतिम युद्ध हुआ अंग्रेज़ों का। फिर कंपनी सरकार आई हर जगह, और उनका पहला मकसद था कि सभी जो सैन्य थे, जिनको हमारे राजा सैलरी नहीं दे सके
सकते थे उस समय, उनको निशस्त्र करना, डिसआर्म करना, वो उनका एक मिशन था बड़ा। उसके लिए अंग्रेज़ों ने एक अधिकारी को नेमा था, उसका नाम था स्लीमन। और ये स्लीमन ने जहाँ भी कहीं चकमक होती है, कहाँ कोई झगड़ा होता है, लूट होती है, उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू किया। उसमें स्लीमन ने कहाँ हुआ ये नहीं, झांसी में हुआ या भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, ग्वालियर में, ये नहीं, किसने किया और उसकी जाति, उसकी कास्ट क्या है, उसका भी लिस्टिंग किया था। स्लीमन तो बेचारा 1856 में मर गया, उसका मृत्यु हुआ और उसकी लिस्ट भी चली जाती। लेकिन 1857 में जब ये रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चली गई और अंग्रेज सरकार की सरकार यहाँ आई, तो उनको लगा कि ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखना, निहत्था करना, निशस्त्र करना उनको बड़ा ज़रूरी है। इसलिए लिस्ट, स्लीमन तो मर चुका था लेकिन उसकी लिस्ट जो थी वो निकाली गई। और 10 साल के बाद 1868 में यहाँ लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल बन के जब आए थे, उन्होंने उस लिस्ट को लेके कानून बनाया और वो कानून था द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ इंडिया 1871, अक्टूबर 71 में। उसमें लिस्ट दी थी कि ये लोग सब अपने जन्म से ही गुनहगार है, अपराधी है। उसमें लिस्ट में नाम किसके थे, जो कॉइन्स बनाते हैं, ऐसा एक समाज। वो कॉइन्स क्यों बनाते थे? कॉइन को हिंदी में मैं मराठी में नाना बोलता हूँ, नाना, सिक्का, हिंदी में सिक्का क्यों बनाते थे? सिक्का राजाएं नहीं बनाते थे हमारे यहाँ, ये नॉन गवर्नमेंटल काम था। क्योंकि मैसूर में या तंजौर में दिया हुई हुंडी, चेक बनारस में एनकैश कर सकते थे, क्योंकि अलग अलग राजा होते हुए भी द रूपी, द कॉइन, द सिक्का था, उसका धातु का मिश्रण बिल्कुल स्टेडी था, सेम था। और ये मीना लोग, वो अच्छे मेटलर्जिस्ट थे मीना। तो इनको अंग्रेज़ों ने ये सिक्के बनाने का काम उनके पास से निकाल के खुद के पास लेने का सोचा था, तो इनको क्रिमिनल ट्राइब में धकेल दिया और उनको नाम दिया काउंटर फीटर, यानी खोटे सिक्के बनाने वाले। आपने मीना बाजार शब्द सुना होगा जी। ये अच्छे मेटलर्जिस्ट है। बाद में जाके ये 1871 की बात है। अब हिस्ट्री बड़ी विलक्षण वस्तु है। अंबेडकर जब पहली बार इंग्लैंड में जाके थीसिस लिख रहे थे, बाबा साहेब अंबेडकर, तो उन्होंने द क्वेश्चन ऑफ इंडियन रूपी ये सब्जेक्ट लिया था। और उन्होंने ये भी प्रूव किया था कि जितने भी अंग्रेज़ों ने रूपी के बारे में, कॉइन के बारे में, सिल्वर का कॉइन हो, गोल्ड कॉइन हो, मिश्र धातु का हो, जितनी पॉलिसी वो गलत थी। और उसका लास्ट सेंटेंस है उनकी थीसिस का, ये 1923 की बात है, यानी एग्जैक्टली 100 साल पहले अंबेडकर ने लिखा है कि इफ़ आई वेर टू डिसाइड आई वुड इंस्टेंटली मेल्ट ऑल द कॉइन्स एंड मूव देम आउट ऑफ करेंसी। लेकिन घुमंतों के ये मीना लोगों का सवाल। अब दूसरा था उसमें, वो लिस्ट में जो मेयो ने बनाई, हिजरा, ट्रांसजेंडर कहते हैं हम। अब ये लोग क्या कर रहे थे? ये रानी वंश की रक्षा करने वाले थे, लॉयल होते थे और वो अच्छे फाइटर होते थे। उनकी एक ट्रेनिंग अलग होती थी। ऐसी वडर कौन है? जो स्टोन क्रशर, स्टोन मेसन्स, जो बॉम्बे में आपने वीटी की बिल्डिंग दी, विक्टोरिया टर्मिनस, यानी अभी उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ऐसी बड़ी बिल्डिंग जो थे वो सब वडर लोगों ने बनाई। उनके पास, मैं स्कूल में 1-2 साल के वडर बच्चों के लिए बना स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं 8वीं-9वीं कक्षा में, 9वीं-10वीं कक्षा में 2 साल, ये उनके बड़े हथौड़ा बड़ा होता था उनका। और ये स्किल वडर लोगों ने कब
कब मिलाया होगा, कब से, तो जिसे न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं हम, यानी लगभग इंसान पिछले 20 लाख साल से ये पत्थर का इस्तेमाल करके हथियार बनाना, ये ट्रेडिशनल विजडम उन्होंने पूरा, जिसे एलिक्सिर अंग्रेजी में एलिक्सिर, उसका एक पूरा निचोड़ निकाल के, ये उनकी कला थी। उसमें से वो मूर्ति बना सकते थे, उस पर लेख लिख सकते थे, उसमें मकान बना सकते थे। लेकिन इनका बड़ा हथौड़ा है, उसका डर अंग्रेज़ों को था, तो उनको क्रिमिनल ट्राइब्स, फिर जिसके मालिकी की ज़मीन ही नहीं है, जो वैग्रेंट नोमैड्स, उसमें कौन है? बाउल सिंगर्स बंगाल के, जिनके इंस्पिरेशन से रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी अपनी। कैकाडी जो रोप वॉकर्स होते एंटरटेनमेंट, मदारी या गारूडी जो सांप को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई। नतीजा ये हुआ कि मायो के ऊपर गुस्सा बहुत था और पेशावर का एक यूथ, उसका नाम था शेर अली अफरादी, उसको इन्होंने किसी कारण से अंडमान भेजा था। उस समय अंडमान में वो सेटलमेंट नहीं थी जो आज हम देखते हैं या तो जिसका जिक्र होता है, वो तैयार करने की तैयारी हो रही थी। 1858 से अंडमान का इस्तेमाल जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने रिबेलियन किया उनको भेजने के लिए हुआ था। अपने इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ने एक पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें जिनको अंडमान भेजा गया और जो वहाँ मरे बहुत, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के, मुस्लिम, हिंदू, गुजराती, मराठी, पारसी। उसमें इसको कुछ साल के बाद इसको भेजा गया था और मेयो वो जो सेटलमेंट अंडमान की है उसका सुपरविजन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए अंडमान गए थे, तो अफरादी ने उनकी हत्या की। अक्टूबर 71 में ये कानून हुआ और फरवरी 72 में मायो गॉट किल्ड बाय शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी। उनके 2 स्टैचू बने थे। एक स्टैचू यहाँ जयपुर में था, लेकिन कुछ वजह से वो शिफ्ट करके अभी मायो स्कूल में चला गया है, अजमेर। और दूसरा स्टैचू, मायो वॉज फ्रॉम नॉर्दर्न इंग्लैंड, तो उनके काउंटी में उनका स्टैचू लगाया है। वो जो अजमेर का मशहूर मेयो कॉलेज है वो उन्हीं के नाम पे है। घुमंतू लोगों को फिर उसके बाद सेटलमेंट में रखा गया। सेटलमेंट की जो फेंसिंग होती थी उसके स्पेसिफिकेशन थे 14 फुट ऊंचाई की तार का कंपाउंड बनाना, जिसके स्पेसिफिकेशन में लिखा था कि बिल्ली भी यहाँ से उधर ना जा पाए। चूहा जा सकता था, बिल्ली ना जा पाए। इन लोगों को 1871 से 1852 तक उसके अंदर रखा गया। कितनी जनरेशन्स उनके पास से कोई भी मुबदला दिए बगैर, मेहनताना दिए बगैर काम करवाए। जैसे डैम्स बने, हमारी रेलवे लाइंस बनी, रोड्स बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी अंग्रेज़ों की, ये सब इन्होंने अनपेड लेबर, और उसमें कितने मर गए इनके पास से बनवाया। मैं जब मेरे बचपन में मेरे गांव, मेरा छोटा गांव था, 5000 तादाद थी उस समय, उसके नज़दीक एक डैम था, एक 5-6 किलोमीटर दूर नीरा नदी है। नीरा छोटी नदी है, वो फिर अरब सी को मिलती है पश्चिम साइड में। उस पे डैम भाटगर नाम का डैम था, और उस पे सबसे पहले 1920s में ही टाटा ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू किया था। लेकिन वो डैम बनाने के लिए केवल 22,000 रुपया खर्च आया था। इट्स अ बिग डैम। स्टैड नाम का अधिकारी था,
उसके रिकॉर्ड्स है। और ये खर्चा इतना कम था क्योंकि पत्थर भी वहाँ से फ्री थे और पूरा लेबर 0 रुपये पे था। हम बहुत बार फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं। इनकी 191 कम्युनिटीज़ है देश में। कईकाड़ी तो मैंने बताया, वडार बताया, लेकिन वादी है, बजानिया है, ये गुजरात में होते हैं। मीना मैंने बताया, लेकिन पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक सांसी है। सांसी लोगों को पंजाब में सांसी कहते हैं, राजस्थान में कंजर कहते हैं, गुजरात में इनको छारा कहते हैं, महाराष्ट्र में कंजर भाट कहते हैं। ये सब लोग यानी एक कम्युनिटी, पूरा समाज उनकी तरफ देखता है कि ये चोर उचक्के हो गए। भामटा नाम की एक कम्युनिटी है, भामटा। भामटा शायद हिंदी में शब्द होगा जिसका मतलब है कि पिक पॉकेट, पॉकेट मार। तो ये कम्युनिटी को नाम मिला है भामटा। लेकिन वो लोग थे, वो पंछियों के साथ अपना काम कर रहे थे। ये सब जंगल के साथ जुड़े भी थे, घूमते भी थे, और उनको हर अनेक प्रकार की कलाएं थी उनके पास। गाना भी था, नृत्य भी था, और कैसे कैसे वो सर्विस प्रोवाइडर्स थे हमारे बहुत सारे। साउथ में यन्नाडी, यराकुलास, पारदी तो हर जगह। आप जब भी दिल्ली के रास्ते पे चले गए, क्रॉसिंग पे बलून को गुब्बारा कहते हैं हिंदी में, बेचने वाले, या तो छोटी डॉल्स बेचने वाले, कुछ छोटे मैप्स, ये सब जो बच्चे हैं ये सब डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स हैं। इनको कोई ज़मीन नहीं है, क्योंकि पिछले वो 70-80 साल में इनको ज़मीन का अधिकार ही नहीं था। 1952 के बाद इनको खुला छोड़ा, लेकिन कोई ज़मीन नहीं दी गई। तब तक शेड्यूल ऑफ ट्राइब, शेड्यूल कास्ट बन चुका था। तो ये बीच में ही रहे, अटक के, लटके, इनको कुछ नहीं मिला। न एजुकेशन है, और समाज में इनके ऊपर विश्वास नहीं है। कोई एक औरत आती है अपनी सोसाइटी में, लोकेलिटी में, इन कम्युनिटी से कुछ बेचने के लिए, कोई तरकारी है, कुछ बर्तन है, कुछ, तो हमारे घर के लोग एक दूसरे के साथ बोलते, अरे अपना बच्चा चुरा के ले जाएंगी, और हम दरवाजा बारी बंद कर लेते। एनीवे, घुमंतू लोगों का भारत में जो सिलसिला हुआ, इंडिया में जो सिलसिला हुआ, वो अंग्रेज़ों के यहाँ नोमैड, ये सेकेंडरी सिटीज़न है, ये कल्पना स्थिर हुई थी दिमाग में। वो कल्पना वहाँ से यहाँ उठा के जो पुराने समय के राजाओं को मदद करे ऐसी कम्युनिटीज़ थी, उनके सामने लगाई गई, और ये सब हुआ। आप सैड स्टोरी। मैं बहुत घूमा इनके हर उनकी जो छावनी, उनका जो रहने की जगह है, बहुत जगह मैं घूमा, देखा है, नज़दीक से देखा है। कितने लोग पुलिस कस्टडी में मरे हैं, कितने को फर्जी उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, बहुत सारे। ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये लोग तो पारंपरिक रूप से वेश्यावृत्ति, शराब बनाना और आपराधिक कर्मों में लिप्त है। मध्य प्रदेश और बिहार में ये वेश्यावृत्ति का उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। शराब बनाने का महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में भी ये है। अपराध करने का तो हर जगह है। प्रोफेसर देवी, आप लेकिन इस समय दुनिया के यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन माइग्रेशन 2018 का और 2019 का देखा था मैंने, 3-4 साल पहले का। तो बोल रहा था 36% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नोमैडिक। 1/3 लोग अब नोमैडिक बने, माइग्रेटरी बने हैं। यानी शायद इंसान जो नोमैडिक पेस्टोरल था, उस तरह से और कोई नोमैडिक अर्बन बनने जा रहा है किस अलग ढंग से। दिल्ली में मैं देखता हूँ, जब आता हूँ, शायद 3-4 करोड़ दिल्ली की संख्या हुई होगी, लोक वस्ती 2 करोड़ से तो ऊपर होगी। और हर कोई अपने घर से कोई 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सुबह जाता है, शाम को वापस आ रहे हैं। हम सब बिल्कुल।
तो आप नोमैड ही है। तो नोमैड, टू बी ए नोमैड इज़ नॉर्मल। आप जब ये घुमंतु जातियों के बारे में बता रहे थे तब ये आया कि अंग्रेज़ों की दी व्यवस्था जिसको हमने कंटिन्यू किया। हिंदुस्तान में हम जब भी किसी ऐसे प्रश्न से डील करते हैं जिसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तब एक कॉलोनियल हैंगओवर वाला सवाल आता है कि हमारा जो सोचने का बहुवचन युक्त भारतीय तरीका था कि इंडियन ढंग से अप्रोच करें पर उसमें भी एक सिंगुलैरिटी ना हो, वो हट गया है। वेस्टर्न कैनन जो है, पाश्चात्य मानक है, हम हर चीज़ को उसके हिसाब से देखते हैं। बहुत भाषिक लहजे में कहें तो जैसे हमारे गांव में एक भाई साहब थे, वो दिल्ली से गए तो एक रिश्तेदार के बच्चों की तारीफ़ कर रहे थे, अरे साहब बहुत स्मार्ट बच्चे उनके। तो हम लोग सब अगल बगल बैठ गए, हमने कहा अब ये कुछ उदाहरण देंगे कैसे, फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे। तो वो एक कैनन है, 10 दिन में अंग्रेजी सीखें, 20 दिन में अंग्रेजी सीखें। हम जो हिंदी में बरतते हैं, जो कि ये खड़ी बोली जिसको कहते हैं, ये भी एक अपेक्षाकृत नई भाषा है। तो हमारे सामने कोई हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता है तो उसको भी जज किया जाता है, चाहे वो उच्चारण के स्तर पर हो, चाहे वो लिंग दोष के स्तर पे हो। उसकी एक कुछ व्यवस्थागत प्रक्रिया भी है कि चूँकि आप जिस प्रोफेशन में हैं उसमें आपको भाषा दुरुस्त रखनी ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए। मैं चाहता हूं कि आप हम लोग को थोड़ा सा उस कॉलोनियल हैंगओवर के बारे में बताएं, और ये सवाल पूछते हुए मुझे आपका जो आफ्टर एमनीशिया करके वर्क है जिस पे आपको साहित्य अकादमी भी मिला था, और उसमें आपने वो जो रूपक इस्तेमाल किए हैं, शकुंतला, दुष्यंत, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये समस्या बहुत ज़्यादा है। भारतीय चिंतन परंपरा और उस पर ये जो पश्चिम का बोझ है, प्रेरणा आप लें पूरी दुनिया में कहीं से लें, आनो भद्रो कृत्वो यंतु विश्वता, लेकिन बोझ जो है और एक किस्म की लेजिटमेसी हम मांगते रहते हैं, वैलिडेशन मांगते रहते हैं, वो बहुत समस्याप्रद है। ये हुआ बिल्कुल सही है आप जो कह रहे। मैंने किताब लिखी होती ना लिखी होती तो भी ये स्थिति है वो है, उसके बारे में मैं किताब के बारे में नहीं, लेकिन ये जो सच है, सच्चाई है वास्तव, उसके बारे में मैं कुछ कहता हूँ। सर विलियम जोन्स कलकत्ता पहुँचे तो उनकी उम्र शायद 24-25 थी। एज ए जज ही वॉज सेंट हियर। वहाँ उन्होंने कुछ पर्शियन और थोड़ी संस्कृत की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में, स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज़ में ऐसी व्यवस्था थी। यहाँ भेजने जिनको भेजा जाता था उनको कुछ पढ़ाई वहाँ मिलती थी। ऑक्सफोर्ड में कुछ संस्कृत या पर्शियन की पढ़ाई होती थी उस समय। वो यहाँ आए और उन्होंने कहा कि ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, पर्शियन यानी ईरानियन का आधुनिक रूप एक कुल से पैदा हुई भाषा है। यहाँ बहुत अच्छा लगा लोगों को और उस समय अच्छा लगा। लेकिन विलियम जोन्स ने ये भी कहा कि 11वीं सदी के बाद यहाँ जो हुआ है उसके बारे में अभ्यास करना मेरा मकसद नहीं है, उसके पहले जो भी था, यानी जब तक संस्कृत बहुत जिंदा थी वहाँ तक अभ्यास करना ये मेरा मकसद है। तो उसके बाद यहाँ जो इतिहास लिखे गए, ऐसा लोग मानने लगे कि 1100 से आज तक यानी 1800 तक शायद अंधेरा ही अंधेरा था, और उस जमाने के लिए एक गिल्टी महसूस करने लगे खुद को, हमारे में कुछ कमियां है। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये भी कहना शुरू किया था कि हम यहाँ लोग आए हैं 1858 के बाद खासकर, तो हमारा मिशन है कि भारत को सिविलाइज करना, रीसिविलाइज करना। पुराने समय में भारत सिविलाइज था, लेकिन अभी हिंदुस्तान को हम रीसिविलाइज करने आए हैं। तो हमारे जो 1858 के बाद 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वहाँ से पढ़ के जो बाहर निकल रहे थे उनके दिमाग में यही था कि एक समय हम बहुत सिविलाइज थे, बीच के समय अंधेरा ही अंधेरा आ गया और अब हम फिर से सिविलाइज होने लगे, वेस्टर्नाइज होना यानी सिविलाइज होना। लेकिन ये जो 11वीं सदी से लेके
18वीं सदी के अंत तक 700-800-900 साल, तो इन्हीं तो समय में मेरा कबीर बना, तुकाराम, मीरा, और तो और हमारे यहाँ नेवी का कुछ डेवलपमेंट हुई थी, मेटलर्जी में डेवलपमेंट हुई थी, मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हुई थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, यहाँ का ट्रेडिंग हो रहा था। जिन्होंने दरिया के इतिहास का अभ्यास किया मेरी टाइम, वो बोल रहे थे कि 15वें, 16वें, 14वें सदी में यहाँ शिप्स बनती थी, बड़ी बड़ी जहाज बनती थी, बाहर जाती थी, आ रही थी हमारे। अभी भी गुजरात में वो मांडवी वाले इलाके में कितने बड़े बड़े लकड़ी के जहाज बनते हैं। यस, तो ये हम भूल गए। मैं कह रहा था कि अंग्रेज़ों के वेस्ट के इम्पैक्ट में हमने ये सोचा कि सिविलाइजेशन के लिए एक तो बहुत प्राचीन पास्ट में जाना चाहिए, भूत में जाना चाहिए, या तो बहुत दूर जो है वहाँ के वेस्ट में जाना चाहिए, आइदर द वेस्ट और द पास्ट। या तो समय में बहुत दूर जाएं या दिशा में बहुत दूर में। और मैं इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गया था तब, और बहुत बार उसके बाद मैं घूमा हूँ, पूरे बहुत सारे देशों में घूमा हूँ। तो मैंने ये देखा कि उन लोगों को इतना कुछ आकर्षण या तो लगाव यहाँ के साथ नहीं है, लेकिन हमें, जो आपने कहा क्या फटाफट अंग्रेज़ी बोल रहे, तो मुझे याद आया वो कालिदास का जो नाटक है शकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि ये जो दुष्यंत है उसने शकुंतला के साथ शादी तो की, वो तो शिकार करने गया था, तो वहाँ शकुंतला मिली, एक युद्ध करके वापिस आ रहा था, फिर वहाँ रुका था, फिर शिकार करने निकला था, शकुंतला मिल गई। शकुंतला को ऐसे लगता था कि दुष्यंत और मेरा प्यार है, लेकिन दुष्यंत तो भूल गया था। जैसे हमारे लोगों को लग रहा था कि वेस्ट इज रिस्पेक्टिंग इंडिया बहुत सा, क्योंकि जर्मनी में हाइडलबर्ग में संस्कृत की पढ़ाई हो रही, लेकिन वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट में शायद 5 या 10 विद्यार्थी होते हैं। ये नहीं कि पूरी वेस्टर्न कंट्री संस्कृत की पढ़ाई में लगी है, या तो पूरी वेस्टर्न कंट्री सितार के पीछे पागल होके। कुछ उनको दे आर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लेते, कुछ अफ्रीका से लेते, कुछ इधर से लेते, कुछ उधर से लेते। दे आर ओपन माइंडेड पीपल, बिल्कुल क्लोज नहीं है। तो ये दुष्यंत और शकुंतला का मामला था। तो उसमें दुष्यंत को विस्मृति का शाप था जी। फिर उसको कोई, हमारे यहाँ बहुत सिस्टम बहुत अच्छी है ना, किसी को शाप मिलता है तो उसे उशाप मिलने का, यानी सुप्रीम कोर्ट में जैसे रिलीफ मिलता है कोई अपील करने की, तो उशाप है हिंदी में उपशाप, कि ये शाप निकल जाने के लिए तो कोई दवाई मिलती है। फिर उसको याद आता है कि अरे ये तो मेरी पत्नी थे, इसको। फिर उनकी शादी विधि होके उनको बच्चे होते, भारत नाम का कोई, तो ये भारत का इतिहास भी एक भारत का इतिहास हुआ है दुष्यंत और शकुंतला का। आफ्टर एमनेजिया, विस्मृति। लेकिन गीता में एक श्लोक था, मैंने पढ़ा था, है क्रोधात भवति, एक मिनट, मैं भूल रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वही भूल रहा हूँ। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। क्रोध, गुस्सा आने से आदमी कंफ्यूज बनता है, सम्मोह डिल्यूजन होता है, कंफ्यूज नहीं, डिल्यूजनरी होता है, उसमें फिर स्मृति को भूल जाता है, मेमोरी लॉस होती है, और उससे बुद्धि चली जाती है। तो मेरे समय के जो लिटरेरी क्रिटिक्स और कल्चरल क्रिटिक्स थे, उनकी स्थिति मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद विस्मृति के मारे, क्योंकि हमारे यहाँ जो कितना अच्छा साहित्य निर्माण हुआ, कितनी परंपराएं, बहुत सारी सामाजिक रूढ़ियाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पिछले 11,000 साल में हुआ वो सब अच्छा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
मुझे ये इतना ही कहना है कि उसमें से हम निकल के आए, उसमें से उत्क्रांत होके आए, तो उसी में से हमें कुछ निकाल के अपने लिए अपनी एंथ्रोपोलॉजी, अपनी सोशियोलॉजी, अपना लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल क्रिटिसिज्म निकालना चाहिए। ये वो किताब का विषय था। आपका एक जो प्राइमरी वर्क है वो भारत में भाषाओं के सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है। ये जो किताबें भी रखी हैं अलग अलग राज्यों की भाषाएं, और ये अनिवार्य नहीं है कि हर भाषा की अपनी लिपि हो, लेकिन जिस ढंग से आपने उनको डॉक्यूमेंट किया, टेप रिकॉर्डर ले जाके बातचीत करके, वो एक बड़ा दिलचस्प प्रयास है। मेरा ये आग्रह है कि आप ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे है इसके बारे में बताएं, और जो सबसे शक्तिशाली संस्थान है, मतलब अव्वल तो समाज है, पर समाज अभी अपनी निद्रा में है, तो सरकार, वो इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है और उनको क्या सुधार करने चाहिए। पहला सुधार तो यही कि वो जनगणना कर लें जो अटकी हुई है 2011 के बाद से। ये लिंग्विस्टिक सर्वे का विचार कैसे आया, इस विचार से क्या क्या चीज़ें हमें पता चली, ये थोड़ा बताएं। मैं पढ़ाई कर रहा था 1970s में, एमए पूरा करके पीएचडी संशोधन कर रहा था। संशोधन नहीं, हिंदी में शोधाभ्यास, हाँ संशोधन यानी मॉडिफिकेशन ऐसे होता होगा शायद, हाँ। तो मैं रिसर्च कर रहा था, शोधाभ्यास कर रहा था जी। तो उस समय लाइब्रेरी में मैंने एक छोटी रिपोर्ट, बहुत छोटी थी, आरसी निगम, जिसे बोरिंग बुक कहते हैं ना, मुझे अनइंटरेस्टिंग किताबें पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ देखने मिलता है। तो इंटरेस्टिंग किताबें तो पढ़ता ही हूँ मैं, लेकिन आरसी निगम, उसमें क्या था, कोई टेबल्स थे, फिगर्स थे, वो पढ़ी। ये सेंसस ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस से निकाली किताब थी, और उसमें 71 का सेंसस के रिजल्ट दिए थे। उसमें लिखा था 109 भाषाएं उसके नाम थे। फिर मैंने सोचा कि इसके पहले के सेंसस के साथ कंपेयर करें। वो देखा 1961 का सेंसस, तो उसमें 1652 मातृभाषाओं के नाम 1961 के सेंसस में थे। 109 ओनली, 1650 के सामने 109 10 साल के बाद। तो मुझे बड़ा अचका, धक्का, शौक सा लगा। मैंने दोबारा पढ़ा, तो हाँ, लास्ट नाम जो था भाषा का वो अंग्रेजी में लिखा था ऑल अदर्स, अन्य सभी भाषाएं। तो उस पर से मुझे पता चला कि ये जो सभी बाकी की जिनके नाम काटे गए, वो भाषाएं कहीं ना कहीं होगी। ये तो नहीं होता कि 10 साल में सभी, जैसे पंछी उड़ जाते, चलो उड़े जा रहे पंछी करके, ऐसे तो हवा में तो अदृश्य नहीं होगी, जमीन पे होगी। तो वो कहाँ है, ये ढूंढने का शौक सा मुझे निर्माण हुआ। किसी को शराब पीने का शौक होता है, सिगरेट, तो मुझे ये कहाँ है भाषा, उसका शौक लगा। शौक नहीं, शौक, आदत सी लगी। दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, शौक। और मेरे बचपन में मैं देहात में देखा था, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले सिंगर्स आते थे। कोई फिर मैं, कोल्हापुर भी सीमा पे है, कर्नाटक के कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाते थे। मेरे माँ बाप घर में गुजराती बोलते थे, मेरे शिक्षक स्कूल में मराठी बोलते थे। तो मुझे इंटरेस्ट था भाषा में, और मैंने ऐसे उस पर डिग्री नहीं की है। मेरी डिग्री लिटरेचर में है, लिंग्विस्टिक्स में नहीं है। जब मैं काम करने के लिए, पढ़ाने के लिए बड़ौदा गया, उसके बाद पीएचडी के बाद, तो वहाँ मैं, एक स्कूटर होती थी मेरे, लैम्ब्रेट्रा स्कूटर उस ज़माने में, वो लेके नज़दीक के देहातों में जाता था शनिवार और रविवार को, इतवार और रविवार को, तो नहीं, आपके सैटरडे और संडे को। तो वो उन देहातों में आदिवासी रहते थे, और उनकी अलग अलग भाषा कान में सुनने को मिलती थी। तो ये मैंने 1980 से शुरू किया, और एक समय ऐसा आया, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी भाषाएं बोल रहे हैं, लेकिन सेंसस में उनका नाम नहीं आता। और
मैंने ये भी देखा कि ये लोग जब स्थलांतर करके शहर में आते हैं काम, शहर के लोगों के साथ बातचीत करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। वो हम जो बोल रहे हैं वो समझ भी नहीं रहे, न उनको कोई स्कूल की शिक्षा पहुंच रही है। तो इससे मुझे लगा कि ये सब इकट्ठा करना ज़रूरी है। फिर 2000 के बाद मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ के फिर आदिवासी के गांव में रहने का ही तय किया और चला गया। मैं वहाँ से एक काम शुरू किया, वो बात मैं करूँगा। लेकिन 2000 के बाद ये नई सरकार यानी इंडिपेंडेंट भारत की सरकार एक सर्वे करना चाहती थी भाषाओं का, क्योंकि इसके पहले ग्रियर्सन का सर्वे हुआ था, जॉर्ज ग्रियर्सन का। दैट वाज फ्रॉम 1898 टू 1926, 30 साल लगभग उसको लगे थे। लेकिन आज़ादी के बाद वो और ग्रियर्सन ने 179 भाषा और कुछ सैकड़ों डायलेक्ट्स का वर्णन किया था। लेकिन नक्शा ही बदल गया था भारत का। तो ग्रियर्सन का इंडिया और आज़ाद हिंदुस्तान, दे वर नॉट द सेम मैप्स। कुछ हिस्से इस नक्शे के बाहर चले गए थे। ग्रियर्सन निज़ाम स्टेट में कुछ काम नहीं कर सके थे उस समय। तो नया एक सर्वे होना ज़रूरी था और सरकार ने तय किया कि ऐसा सर्वे कर लेते। उसको नाम दिया न्यू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसकी एक कमिटी बनी, HRD मिनिस्ट्री होती थी, HRD मिनिस्ट्री है उसमें, एजुकेशन मिनिस्ट्री में। कमिटी में मैं भी था और 600 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया सरकार ने उसके लिए। फिर ये काम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को दिया जो मैसूर में है। उनका कहना था कि ये काम पूरा करने के लिए कम से कम 1000 लिंग्विस्ट 20 साल के लिए काम करे तो ये काम पूरा होगा, क्योंकि बहुत सारी भाषा है। वो भी तय हुआ। लेकिन हमारे देश में एक अजीब सी रचना है। भाषा ये विषय 2 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास है। एक है एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो स्कूल एजुकेशन में भाषा क्या होनी चाहिए ये नियत करती है, और दूसरी है होम मिनिस्ट्री, क्योंकि हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हैं और उनको जकड़ के रखना, इकट्ठा रखना, ये काम होम मिनिस्ट्री करती है। तो ये 2 मिनिस्ट्री में थोड़ी टसल हुई। नया लिंग्विस्टिक सर्वे बनेगा तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा, और उसमें ये पूरी स्कीम जो थी 600 करोड़ भी सैंक्शन हुए थे, वो सब ठप हो गया। कुछ आगे नहीं निकला, चला नहीं। तो मैंने सोचा कि जो सरकार नहीं कर सकती है, क्या हम सब मिलके नहीं कर पाएंगे। और तब तक मेरे काफ़ी रिश्ते, मैत्री, घनता, नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो 200 से ज़्यादा है देश में, आदिवासी कम्युनिटीज़, उसमें से कितने सैकड़ों के साथ मेरे संबंध निर्माण हुए थे। तो मैंने उनको इकट्ठा किया बड़ौदा में। मार्च 2010 में भाषा संगम नाम से एक कॉन्फ्रेंस कहिए वो ली, और वहाँ सबने तय किया कि जो सरकार नहीं कर रही है वो हम कर लेते, अपने अपने भाषा की गिनती हम खुद ही करेंगे। उसके बाद मैंने लगातार मेरे यानी 2010 मार्च के बाद 2013 के सितंबर तक मैं हर दिन घूमता था, हर राज्य में था, हर ज़िले में था, और वहाँ लोकल जो कोई स्कूल टीचर हो, कोई राइटर्स हो, कोई एकेडमिक हो, कोई न्यूज़पेपर के लोग हो, कोई भी, यहाँ तक कि कार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, चोर उचक्के, सबको मैंने इकट्ठा किया और कहा कि आप कोई भाषा बोलते हैं, आप कोई भाषा बोलते होगे, कौन सी बोलते हैं? हाँ, तो आप भोजपुरी पे लिखिए, मुझे 1-2 पेजेस लिख के दे ऐसा। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ। मैंने ये भी पूछा कि भोजपुरी के अगल बगल में कोई और भाषा है? तो आपने कहा हाँ, एक मैथिली भी है, एक मगही भी है, एक और कोई है, एक और कोई। मैंने कहा आपके 2-4 दोस्त निकालो।
ऐसे टीम्स बनाई हर स्टेट में, और 780 भाषाओं की जानकारी ये टीम्स के जरिए इकट्ठा होने लगी। लेकिन ये तो मैं अब कह रहा हूँ तो आसान है, लेकिन उसके लिए कोई नियोजन, उसको कोई अनुशासन की जरूरत थी कि किस फॉर्मेट में बने हैं, क्योंकि हर भाषा को एक ही फॉर्मेट नहीं चले। जैसे ट्रांसजेंडर की एक भाषा है कोटी, वो भाषा उनको सीखनी ही पड़ती है, अच्छा, तब कम्युनिटी में एंट्री मिलती है। फिर साइन लैंग्वेज है हमारे यहाँ, साइन लैंग्वेज में शब्द ही नहीं, आवाज़ ही नहीं, ध्वनि नहीं, ऐसे 7-8 साइन लैंग्वेजेस है देश में, जो एक स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज नाम की अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, वो यहाँ हिंदुस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हमारी अपनी साइन लैंग्वेज है, क्योंकि पुराने समय में भी जिसको सुनाई नहीं देता ऐसे लोग होते थे, उन्होंने ये भाषा विकसित की है, 7-8 वैरायटीज। तो उस पर उसको वही फॉर्मेट तो नहीं लगा कि इसकी शब्द संपत्ति क्या है वो लिखना, उसके लिए अलग फॉर्मेट। तो ये सब 700-800 भाषाओं को इकट्ठा जकड़ने वाले फॉर्मेट्स बनाना ये इंटेलेक्चुअल चैलेंज था मेरे लिए, और वो किया। 2013 में हर राज्य के टीम ने ये सब इकट्ठा किया था, लेकिन ये बहुत क्रूड रॉ फॉर्म में था। एक राज्य का एक ऐसे 30 राज्यों के 30। हम आए 5 सितंबर 2013 में दिल्ली में, और यहाँ एक 30 जनवरी रोड है, वहाँ महात्मा गांधी का एक स्मारक है, वहाँ हमने ज़मीन पे वो रखे सब रफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, देश को अर्पण किया। देश की भाषा थी, देश ने इकट्ठा की, देश को वापस दी। मेरा उसमें कुछ भी नहीं, मैं इंटरेस्टेड था, मुझे समय भी था, फुर्सत भी थी, शौक भी था, नियत तो कर लिया। हाँ, आप गाना गाते हैं? सुनता हूँ। आप सुनते हैं, लेकिन कभी गाते तो होगे, तो गाना क्यों गाया? ऐसे आप में से कोई तो आपने गाना क्यों गाया, ऐसा कोई पूछे तो ये तो नहीं कह सकते कि हमने ये प्लान किया था जब हम बच्चे थे, तब से हमारी उम्मीद थी कि हम, एम्बिशन थी एक दिन गाना गाएंगे बाथरूम में जाके। ये लिंग्विस्टिक सर्वे मेरी ज़िंदगी में हो गया। मैं उसका ऑफ कोर्स आई स्पेंड टाइम आफ्टर 10, 20, 30 साल उसके पीछे सोचना काम किया, लेकिन बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, थका नहीं उसमें। मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा, एक सवाल फिर मैं आखिरी में फिर से पूछूंगा। माइक। सर, मेरा नाम खुशी है। आपने पूरे देश में ट्रैवल किया है, डिफरेंट भाषाओं पे आपने सर्वेक्षण किया है, तो आपके लिए भाषा की डेफिनेशन क्या है? हाँ, एक अन्य जानवर है, उनसे हमें अलग जिसने बनाया ऐसी एक व्यवस्था भाषा है। क्योंकि बाकी के जानवर जो है वो भी बोलते हैं, आवाज़ करते हैं, चिड़िया, फिर मोर, कौवे, कभी कभी मछली, घोड़े, गधे, सब। लेकिन वो सब वर्तमान के बारे में बताते हैं कि यहाँ कोई खतरा है, यहाँ आनंद है, यहाँ फल है, यहाँ अनाज है। भूत और भविष्य के बारे में वो अन्य जानवर बोल नहीं सकते, हम बोलते हैं। अब इसका मतलब है कि इंसान ऐसा एक जानवर है जो भूत और भविष्य के बारे में बोलता है। वो जो कल्पना है भूत और भविष्य, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नाउ एंड हियर, उससे अलग, वो निर्माण करने का खेल इंसान नाम के जानवर ने किया है। वो असलियत में समय है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं है इस समय फिज़िक्स में, फिज़िक्स साइंस में। लेकिन ये एक विभावना, एक कंसेप्ट जो बनाए, वो बनाने का तरीका है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के बगैर ये बन नहीं सकता था।
दूसरी एक बात है, और वो है भाषा क्या है, ये आप मेरे नज़र में भाषा क्या है। तो अगर आप कोई लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को जाके पूछे तो वो बोले इसे सिस्टम ऑफ साइंस, वो तो है ही, यानी लेकिन हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अन्य जानवरों के दिमाग से, ब्रेन से अलग है। हमारे दिमाग को, इंसानी दिमाग को रिकर्सिव ब्रेन कहा जाता है। रिकर्सिव ब्रेन यानी जो काम करता है लेकिन वो खुद के काम के तरफ भी देखता है। जो अंग्रेजी में मैं कहूँ, इट थिंक्स बट इट ऑल्सो थिंक्स अबाउट थॉट। अब ये थिंकिंग अबाउट थॉट है, उसके लिए भाषा की ज़रूरत थी। तो भाषा वो चीज़ है जो इंसान अपने दिमागी स्ट्रक्चर को स्पेस जो दी है, जो अवसर वहाँ पैदा किया है, उसे मैं भाषा कहता हूँ। भाषा के लिए शब्द होना जरूरी नहीं है। शब्द बगैर की भाषा, यानी मैं कोई रोमांटिक बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन सिंबल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस समय हम आवाज़ की भाषा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ दशकों के बाद या कुछ सदियों के बाद शायद आवाज़ की भाषा, ध्वनि की भाषा जिंदा नहीं रहेगी, और चिन्ह की भाषा, चित्र की भाषा, ग्राफिक, ये इसकी जगह ले लेंगी। और एक समय आएगा, अगर इंसान तब भी हो तो, कि बहुत हम बोलेंगे, हम आवाज़ तो करेंगे जैसे अन्य जानवर आवाज़ करते, लेकिन बहुत बोलेंगे नहीं, और हम चित्रों के ही, चिन्हों के ही प्रिजनर्स बन के जीते रहेंगे। आज भी आपके घर जब शाम को आप जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो और 3-4 व्यक्ति है, माँ बाप हो सकते, पति पत्नी हो सकते, भाई बहन हो सकते, वो सब अपने अपने मोबाइल के तरफ देखते शाम गुजारते हैं। घर में रेडियो बंद हो गया है, टीवी चलता है तो चलता है, नहीं तो नहीं। और जो भी आवाज़ के साथ आपका संबंध है वो केवल अकेले का संबंध बचा है। 2 व्यक्ति या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का और आवाज़ का संबंध, ये मौके बहुत कम होते जा रहे हैं। वी आर मूविंग आउट ऑफ वॉइस बेस्ड लैंग्वेज, मूविंग इनटू इमेज बेस्ड लैंग्वेज। मैंने कहा कि भाषा से समय का अंदाज आता था, इमेज से स्पेस का अंदाज आता है। अगर हमारे पास इमेज या इमेजिनेशन ना हो तो स्पेस क्या है उसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते थे। जब छाया होती है कोई, तो सब्सटेंस का डेफिनेशन बनता है, उस सब्सटेंस के छाया से उस सब्सटेंस का डेफिनेशन बनता है। ठीक है, मैंने बहुत लंबा सा जवाब दिया आपको। आप इस तरह से कि आप दोबारा फिर सवाल ही मुझे पूछेगी नहीं लेकिन ये देना जरूरी था। ये भाषा के बारे में कवियों ने वगैरह बहुत कुछ कहा है, वो तो अच्छा ही है, उससे उसमें दर्द भी होता है, मनोरंजन भी होता है, लेकिन एक पूरे सिविलाइजेशन के नज़र से देखे तो ये बहुत गंभीर सा परिवर्तन हमारे सामने है। सर, एक छोटा सा मेरा सवाल और है। आपने बताया कि मेयो ने कई कम्युनिटीज़ को उस टाइम में क्रिमिनल करार दिया था, तो क्या उन कम्युनिटीज़ की उन्होंने हिस्ट्री प्रिजर्व की थी? मतलब कम्युनिटीज़ ने क्या अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व की थी किसी तरीके से? की अंदर जाके भी उन्होंने अपना कुछ कंटिन्यूशन रखा है, अपनी जो कला थी उसका कुछ सातत्य रखा है, लेकिन उसकी जो इज्जत थी वो इज्जत चली गई। संस्कृति संभाल के रखना तब ज़्यादा संभव होता है कि उस संस्कृति की इज्जत हो। अगर उस संस्कृति की लज्जा, शर्म लगे, ऐसी व्यवस्था हो, तो फिर वो धीरे धीरे लोग छुपाने लगते हैं संस्कृति। सर, अभी आपने बोला लोग ज़ुबानी तौर पे कम बोलने लगेंगे, चिन्हों से बात करने लगेंगे, तो ऐसे में क्या प्रेम की भाषा
काम आएगी, या जब आप अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से मिले तो ये प्रेम की भाषा, एक तो मैं समझना चाहती हूँ क्या होती है और क्या ये काम करती है, आपने कभी ऐसा महसूस किया है? इसमें प्रोफेसर एक सप्लीमेंट्री सवाल है। हमारे यहाँ अलग अलग पीढ़ियों के लिए अब नई नई पदावलियाँ आती हैं, जेन जी, मिलेनियल, जेन अल्फ़ा, उनकी भाषा बहुत अलग है जो प्रचलित भाषा है उससे अलग। और प्रेमियों की भाषा तो हमेशा से ही अलग रही है, शब्दों को तोड़ मरोड़ के संक्षिप्तीकरण करके। कभी किसी भाषाविद ने इस पर कोई सम्यक अध्ययन हुआ है क्या, प्रेमियों की भाषा पर, जिसको पंजाबी के एक महान कवि नोनू सोनू वाली गल्ला कहते हैं, जो शब्दकोशों में शब्द नहीं मिलते हैं लेकिन प्रेमियों के बीच वो दैनंदिन संवाद में पाए जाते हैं? ये प्रेमियों की भाषा जो है वो किसी एक भाषा से जकड़ी नहीं है, उसे ट्रांसलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ यूनिवर्सल। शेक्सपियर ने उसका वर्णन बहुत अच्छा किया था कि वे पोएट्स, मैडमैन एंड लवर्स, वो एक ही कैटेगरी में, उनकी आँख ज़मीन से आसमान तक, आसमान से ज़मीन तक घूमती रहती है और जो चीज़ें नहीं है उसको वो साकार कर आकार देते हैं, साकार रूप देते हैं। तो नई सृष्टि पैदा करना ये प्रेम की भाषा है। लेकिन बाकी अन्य भाषाओं में प्रोनाउंस होते हैं, सर्वनाम, उसमें आई, वी, मैं, हम, तू, तुम। वो प्रेम के भाषा में आई नाम का प्रोनाउन नहीं होता, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अब्सेंट होता है प्रेम में, उसमें लेने का कोई होता नहीं, देने का ही होता है। अगर आप पूछे कि प्रेम के लिए कोई स्पेशल भाषा होती है क्या, ऐसा कोई, झगड़ा करके भी प्रेम लोग करते हैं, कुछ न बोलते हुए भी प्रेम करते हैं, खामोश रह के प्रेम करते हैं, एक दूसरे की भाषा ना पता हो तो भी वो प्रेम हो सकता है। लेकिन प्रेम ये खुद का चेतो विस्तार, चेतना का विस्तार है, और भाषा का मकसद भी, भाषा का हेतु भी चेतना का विस्तार करना ही होता है। मेरा सवाल ये है, आपने इतनी कम्युनिटियों में सफ़र किया है और उनसे मिले हैं, उनसे मुलाकात की है, मुझे बताइए कि वनवासी और आदिवासी में क्या फ़र्क होता है? आप मुझे कहिए दिन और दिवस में क्या फ़र्क है? एक दिन और एक दिवस कहने का मतलब पर्याय है, पर एक संस्कृताइज वर्जन है दिवस, और दिन दैनंदिन बोलचाल का और स्वीकार्य वर्जन ज़्यादा है। तो आदिवासी खुद को आदिवासी कहते हैं, और उनका फिर वर्णन कुछ लोगों ने गिरिजन ऐसे किया, कुछ ने वनवासी ऐसे किया, क्योंकि ये कल्पना थी कि ये सभी आदिवासी वन में होते हैं, जंगल में होते हैं ऐसा। लेकिन उसका एक इतिहास है कि ये फॉरेस्ट में आपको हंसी आएगी, अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में देखें फॉरेस्ट शब्द का मतलब, तो सबसे पहले उसका मतलब है एक बंच ऑफ ट्रीज, कुछ पेड़ भी लगे उसे। लेकिन उसका सेकंड मीनिंग है डिक्शनरी में, वो जमीन, पेड़ नहीं, जमीन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अख्तियारी में है, अधिकार में है। 1864 में बर्मा से 1500 ट्रेंड फॉरेस्टर्स को यहाँ लाया गया और उनको ज़मीन दी यहाँ जो राजाओं के पास नहीं थी, लेकिन जिनके राजा ही नहीं थे, ऐसे जो समाज थे, उनकी सब, वो जहाँ रहते थे वो सब ज़मीन इकट्ठा करके फॉरेस्ट को दे दी, और उसे फॉरेस्ट ज़मीन, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट की ज़मीन और फॉरेस्ट, इसमें फ़र्क है। तो वनवासी ये जंगल जहाँ है, वन जहाँ है, वहाँ के लोगों को कहा तो ठीक है, लेकिन
आदिवासी ये खुद को बोलते हैं कि हम पहले से यहाँ थे इसलिए आदिवासी। ये फ़र्क है, आदिवासी और वनवासी में वो फ़र्क है देखने का। आदिवासी इज़ सेल्फ डिस्क्रिप्शन, वनवासी दूसरे किसी ने उनका किया हुआ वर्णन है। और हर कम्युनिटी को ये तय करने का हक भी होना चाहिए कि उन्हें कैसे पुकारा जाए, खुद का। जो हरिजन वर्सेस दलित वाली पूरी लड़ाई थी। करेक्ट, आइडेंटिटी खुद तय करे खुद की। सर हम जैसे कई बार इलेक्शन कवरेज में भी होते हैं तो जाते हैं, कई कम्युनिटीज़ के लोगों से मिलते हैं। जैसे राजस्थान में मैं मिला तो उनको कंजर बोला जाता है और वो एक तरीके से कई बार आम जनमानस जो नहीं जानते वो उसको हीन भावना से उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जैसे बुंदेलखंड में कबूतरे होते हैं वो, और ये दोनों लोगों में जितना मैं समानता देख पाया, ये ज़्यादातर शराब के बनाने लग जाते हैं, कच्ची शराब, और इनमें कुछ रोज़गार ना होने की वजह से जैसे कंजर समाज के लोग चोरियां करते थे, एक वक्त उनका पेशा था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एग्जिस्ट करते हैं और अच्छी खासी संख्या में है, कभी सरकार के विकास प्लान में ये लोग क्यों नहीं आ पाते? क्यों इनके पास ज़मीन नहीं होती है? कभी इनको क्या लैंड नहीं दी गई? क्योंकि मैं जब देख रहा था ये कोटा स्टोन होता है वहाँ पे, और उस स्टोन से माइनिंग में मजदूरी करते हैं, और जो स्टोन बच जाता है उससे वो अपना घर बनाते हैं। मतलब उसको ऐसे से जोड़ कर ना उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाता, ना तमाम तरह की योजनाओं का। तो ये अब तक क्यों फेल रहा सिस्टम इसमें? नहीं, ये जो डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ है, कंजर की बात आप करें, ऐसे दूसरी समाज है लगभग 200 महीने का, शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स बन गया था और शेड्यूल ऑफ कास्ट बन गया था। हमारा संविधान आया 1950, बाय द वे मेरा जन्म उसी साल का है। संविधान आया पीछे मैं आया देश में। तो लेकिन डी नोटिफिकेशन होने में 2 साल और लगे। तो एक शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट में इनको फिर डालना, उनका समावेश करना, ये काम के लिए कुछ कानूनी मुश्किलें थी। और वो थी कि इनका नोटिफिकेशन स्टेट में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी में, सेंट्रल इंडिया में और पंजाब में। तो वहाँ से डी नोटिफिकेशन होना जरूरी था। लेकिन हमारे यहाँ राज्यों की रचना फिर 1953-54 से शुरू हुई और रीऑर्गेनाइजेशन होते होते 1965 आ गए। तब तक ये डी नोटिफिकेशन उनका राज्यों में होता था और SC ST में इनका समावेश होना तब तक रुक गया था। अब उस समय तक SC ST में आदत भी हुई थी कि ये हमारा एक रिजर्व एरिया है, ये हमारा रिजर्व एरिया, इसमें और कोई आए तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इट बिकेम अ पॉलिटिकल इशू, इट्स बिकेम अ पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट इशू। और हर जगह ये इनकी तादाद बहुत है देश में, सब मिला के 10-12 करोड़ आसानी से होगी, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी में है। तो एक जनतंत्र लोकशाही में वो भी डिसएडवांटेज होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी होने से इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में है नहीं, इनको उस तरह से रिजर्वेशन नहीं मिला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो जिसकी शायद अल्बर्ट कामू ने कहा है कि अगर आपकी आवाज़ नहीं आती होगी तो और कोई, अगर आप खुद आपकी डेफिनेशन नहीं कर पाएंगे तो और कोई आके आपकी डेफिनेशन करेंगे। ये बात है, इस ट्रैजिक हमारे देश के लिए ये शर्मिंदगी की बात है, शेम की बात है, लेकिन वो बदलना चाहिए हमें। सर मैं चाहता हूं अगर आप कमेंट कर सकें, देश में भाषाओं को बचाने के जो सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, लगभग हर भाषाओं के संस्थान और परिषद और समितियां खोली जाती हैं राज्यों में। वहाँ पे रोस्टर वाइज काम होता है और 30 साल पहले या 40 साल पहले छपी किताब के हर साल संस्करण छापे जाते हैं, ऐसी मेरी समझ कहती है। ये सरकारी प्रयास हो गए। कोई भी राज्य, कोई भी भाषा उठा लीजिए। गैर सरकारी प्रयास हैं जो वहाँ पे कब्जे की लड़ाइयाँ, वहाँ पे हथियाने की लड़ाइयाँ चल रही हैं और सरकारी में सरकारी तरीके से काम करने की लड़ाइयाँ चल रही हैं।
फिर कुछ कंपनियां आती हैं जहाँ पे राजभाषा अधिकारी की पोस्ट होती है, हिंदी विभाग से या तमाम भाषा के विभागों से निकले हुए लड़के लड़कियाँ वहाँ पे नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं कि एक अदद सरकारी नौकरी कहने के लिए हो जाए। भाषा इन सारे प्रयासों के बावजूद कहीं जाती हुई दिखती है आपको? कोई भी भाषा, देश की कोई भी भाषा, या वहीं टिकी हुई, या किसी भाषा में कोई उद्धार हो सका इन प्रयासों से? भाषा जब पैदा हुई वो समय आज से कुछ 70,000 साल पहले का है। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा इंसान बोलने लगा 70,000 साल पहले। होमो सेपियन जब से घूमने लगा आउट ऑफ अफ्रीका, भाषा थी इसलिए वो घूम सका। भाषा नहीं थी तब तक वो अपने एरिया के बाहर जा नहीं सकता था। उसके पहले भी थी भाषा। ये सब फिजियोलॉजी का अभ्यास करके हम कह सकते हैं कि उसके पहले भी थी, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स भाषा जिसमें केस मार्कर्स हो, जैसे मेरी भाषा, वो पंछी और जानवर मेरी ऐसा नहीं बोल सकते। भाषा शब्द बोल सकेंगे, तू बोल सकेंगे, मैं मेरी अपनी। एनीवे, तो ये 70,000 साल पहले से शुरू है और सरकारें आई, यानी स्टेट स्ट्रक्चर बने, किसी भी प्रकार के स्टेट स्ट्रक्चर हो। फिर तो उसकी शुरुआत तो 7-8 हज़ार साल पहले ही है। 70,000 से 7-8 हज़ार, 60-65 हज़ार साल तक कोई सरकार के बगैर इंसान ने भाषा चलाई है। भाषा ये पूर्णतः डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो पाने के लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता, उसके ऊपर आज तक टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा है, एक ज़माना आएगा कि शब्द बोलने के लिए टैक्स देना पड़े। पता नहीं, कोई ऐसे मशीन आएगी, दिन में आप, मेरे पास एक मशीन है, वो बोलता है हाउ मेनी स्टेप्स यू वॉक टुडे, रोज़ रात को मेरे को बोल रहा है वो, और मैं उसको चुप करने की, तो ऐसा कोई मशीन आएगा कि आज दिन में कितने शब्द बोले, फिर उसका हिसाब रख, और टैक्स हो सकता है। लेकिन राज्य और सरकारें ये भाषा को न बनाए हैं, न बना सकते हैं, न बिगाड़ सकते हैं। अब देखिए, जब अंग्रेज़ों का राज्य था तब हमारा बांग्ला, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, हिंदी साहित्य बड़े पैमाने पे निर्माण हुआ। वो अंग्रेज़ों के होने से नहीं हुआ था, वो प्रिंटिंग के होने से हुआ था। तो सरकार संस्थान बनाती है क्योंकि संवेदना है, लोगों को खुश रखना है। इसलिए आपके भाषा के लिए हमने एक, जैसे हिमाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में भाषा अधिकारी होता है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हिमाचल प्रदेश में 22 भाषाएं बोली जाती है। वो पहाड़ी नाम की कोई भाषा वहाँ है नहीं, वो कल्पना है। पहाड़ी नाम की भाषा है, कल्पना है। जैसे राजस्थानी नाम की भाषा है, ये कल्पना है। वहाँ तो अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाषा अधिकारी होता है, वो अपना तनख्वाह लेता है, अपना काम भी करता है, कुछ किताबें छपती है, कुछ सब उस पर। भाषा ये लोगों की बनाई जीवन पद्धति है, और जब तक लोग हैं तब तक ये पद्धति वो चलाते रहेंगे। एक टेक्नोलॉजी आएगी जिससे इस प्रकार की भाषा बदल के दूसरे प्रकार की भाषा में इंसान प्रवेश करेगा, और उसका एक एडवांटेज होगा शायद, क्योंकि आवाज़ से बनी भाषा पृथ्वी के लिए ठीक है। जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ आवाज़ से बनी भाषा चल नहीं पाएगी। शायद डिजिटल भाषा इंटरप्लैनेटरी कम्युनिकेशन के लिए। हाँ 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 हाँ, सोचिए कि आप अभी हंस रहे हैं, लेकिन देखो, मैं देहात में था, छोटे गांव में, तो मेरे दादा ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से लोग उठ के फिर दिल्ली में जाके भी काम कर सकेंगे, इंग्लैंड में जाके पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन हुआ। शायद आपके 2-3 जनरेशन के बाद आपकी पोते पोतिया कोई मार्स पे है, कोई जुपिटर पे है, कोई इधर है, उधर है।
तो वहाँ आपके टेलीफोन की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, शायद इमेजेस आपको थंब बीम भेजने। अभी भी आप लाइक भी करते तो क्या लाइक ऐसा LIK ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। तो उसमें घुस गए हम धीरे धीरे। सॉरी, इट्स ए सीरियस मैटर। पता नहीं उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी, उसके बारे में गंभीर सोच, गवर्नमेंट का कोई उसके बारे में रोक, ये सब होना चाहिए, इंटरनेशनल एफर्ट होना चाहिए, हो नहीं रहा है। वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। सर हमारे एक साथी हैं दीपक, और इनकी लैंग्वेज बहुत रिच है। अपना नाम भी बता दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम सरवत है। तो जैसे मैंने कहा, हमारे साथी हैं दीपक, इनकी लैंग्वेज बहुत रिच है, और जब ये और हम बात करते हैं तो इनकी आधे से ज़्यादा बातें मेरे जैसे आम इंसान के सर के ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि मेरी लैंग्वेज इतनी रिच नहीं। और इनका और मेरा हमेशा ये डिस्कशन होता है कि जब भी किसी भी ज़ुबान का इजाद हुआ होगा तो सोल पर्पस उस वक्त ये था कि मैं अपनी बात सामने वाले को समझा सकूं। पर आज के वक्त में, मतलब स्पेशली हम लोग जिस पेशे में हैं, जिसकी लैंग्वेज जितनी रिच है, जितने बड़े बड़े शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, उतना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल माना जाता है, और जितना ज़्यादा सिंपल ज़ुबान में वो बात कर रहा है उसको उतनी समझ नहीं है। हम लोग स्पेशली जिस प्रोफेशन में हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे बगल में खड़े होकर मुझे ट्रोल कर रही है। नहीं 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 नहीं, ट्रोल नहीं कर रही मैं, ऐसे इन जनरल आम इंसान जिसकी लैंग्वेज बहुत रिच नहीं है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। बट यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट व्हाट यू मीन बाय रिचनेस। बहुत संस्कृत निष्ठ या बहुत अरबी या फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करना, आप उसको रिच भाषा कहेंगी, या एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें कुछ जाने चीने कुछ अनजाने शब्द आए, लेकिन जो बात आप ठीक ठीक कहना चाहते हैं वो कह दें। जैसे हमारे एक भतीजे हैं मुंबई में, मेरे पास है माइक, भतीजे हैं, उनका नाम है कबीर। वो जब खुशबुओं की बात करता है तो ज्यामिति के आकारों में बात करता है, एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। कि काका, मैंने पूछा ये कैसी थी ये स्मेल, तो शी सेज कि बहुत राउंडिश स्मेल थी। अब कोई खुशबू को गोलाकार बताए या तिकोना बताए, ये बड़ा अभिनव प्रयोग है। तो वो भी रिच भाषा है जो हम लोग गुलजार की या अमिताभ भट्टाचार्य ये सब पढ़ते हैं ना। तो कौन सी रिचनेस की बात करी, या वो जो दीपक तेनगुरिया बोलते हैं और हम में से कोई नहीं समझ पाता है? मैं स्पेसिफिकली दीपक की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ, भले ही बहुत ही रोज़मर्रा के शब्द इस्तेमाल करके, वो ज़्यादा बेहतर है रादर दैन मैं बहुत बड़े बड़े शब्द ऐसे यूज़ कर रही हूँ जो आम जनता को समझ में नहीं आते, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के बिजनेस में। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी। सबसे सीधे लफ्ज़ों में बोली हुई बात सबसे अच्छी होती है। एक गाना था, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं। क्या बात है। सबसे अच्छी बात सबसे आसान शब्दों में कही गई वही होती है। कोई बहुत जेन्युइन फीलिंग हो, बहुत महत्व का विषय हो, तो कम से कम शब्दों में कहा जा सकता है। हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो इधर उधर के शब्द का खेल करना लोग पसंद करते हैं। और सबसे अच्छा शब्द कौन सा है दुनिया में, या सबसे अच्छा सबसे महत्व का वाक्य कब बोला जाता है, बोला गया था, तो वो तो निशब्द होना, साइलेंस, निशब्दता, यूफोरिया, उन्माद नहीं, पता नहीं, एक बहुत जोश से कहा गया, बहुत बेधुंद बन के कहा गया। ये भाषा के दो सीमाएं हैं। तो सबसे अच्छी भाषा यूफोरिया में भी कही जा सकती है और साइलेंस में भी कही जा सकती है। और उसके ये दो सरहदों के बीच में बहुत बड़ा विस्तार है। उसमें लोग कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ दे वेड थ्रू, कुछ तलछटी पे बैठे रहते हैं। दीपक नाम है सर मेरा, अब तक तो चर्चा में हुई चुकी। और आज तुम्हारी भाषा पे पहरेदारी बैठी हुई है। जी।
और ये अलमा कबूतरी की बात की थी किसी ने, अलमा कबूतरी किताब है ना, मैत्रेयी पुष्पा का मैत्रेयी उपन्यास पुष्पा है का। अलमा कबूतरी जी। मराठी में एक कबूतर शब्द यानी वो पिजन होता है, तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं, कबूतर ही है शब्द। कबूतर। भर्तृहरि संस्कृत तो क्या भाषाविद आपके भाषा में जी। उसने राजा भर्तृहरि, सन्यासी हाँ, भर्तृहरि, उसने कवि समय भर्तृहरि। समय का वो किया है, समय की व्याख्या की है। कबूतर वो बोलता है कि जैसे कोई कबूतर उड़ाने वाला उसके पैर को डोरी बांध के अपने हाथ में रखता है और कभी कभी उसको खींच लेता है, तो वो समय उस तरह से होता है। हमारा समय जो है, टाइम, वो कौन चला रहा है पता नहीं, कभी कभी वो हमारे से खींचा जाता है। अब ये इतने आसान शब्दों में उन्होंने कहा, तो बड़ी फिलोसफी है टाइम की। थैंक यू। भाषा को लेकर मेरा आग्रह लेकिन है, शब्दों का सौंदर्य का आकर्षण होना चाहिए, अच्छे अच्छे शब्द होना। एक है ना, हम खाना खाते तो ऐसी ज्वार तो नहीं खा लेते या गेहूं नहीं खा लेते कच्चा, उसको पकाते भी है, सजाते भी है, मसाले डालते हैं, उसका फिर बिरयानी भी बनाते हैं, कभी कभी केसर भी डालते हैं उसमें, तो अलग अलग तरह के, कभी उसकी इडली बना देते हैं। तो चावल एक ही होता है, तो भाषा अब उसमें इडली में चावल खाए या बिरयानी में खाए, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, हर खाने वाले ने देना चाहिए। जी, भाषा को लेकर वही आग्रह रहता है कि जितने भी नए शब्द आ सकें, मैं चूक जाता हूँ नए शब्दों से। जैसे कल तुमसे ज्यादा हम लोग चूक जाते हैं। उसी सवाल को थोड़ा आगे लेकर जाना है। दो बहसें हैं बहुत बड़ी, एक पत्रकारिता की बहस है और एक अकादमिक की बहस है। पत्रकारिता की बहस ये कहती है कि आप अपनी भाषा में, जैसे मेरी मादरी ज़बान हिंदी है, आप अपनी भाषा में, हमारी मादरी जबान हिंदी है या ब्रज है? ब्रज मतलब, हाँ वैसे ब्रज है, लेकिन मैं चूंकि हिंदी बोल नहीं रहा नहीं, हूं। मैं इसलिए हाँ, नहीं, आप, correct, मेरा correct। मकसद आपको टोकना नहीं है। हिंदी हम में से ज़्यादातर लोगों की सेकेंडरी ज़बान है। हम जब अपने अपने घरों में पैदा हुए तो हमारी माँ ने हमसे हिंदी में बात नहीं की। मेरी माँ मुझसे बुंदेली में बात करती थी, आपकी माँ आपसे ब्रज भाषा में बात करती थी। हिंदी हमने स्कूलों में जाके जब वो इमला सीखनी शुरू की, वाक्य पढ़ने शुरू किए, तो वो हमारी सेकेंडरी ज़बान है। I correct myself। किसी ने कहा था आज कुछ समय पहले, शायद आपने ही कहा था, कि हिंदी ठीक तरह से नहीं बोल, तो बहुत हिंदी जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है कि कोई भी हिंदी भाषी ठीक ढंग से हिंदी ना बोले, क्योंकि उसमें लगभग सेंसस से ही जाए तो 55 से 60 ऐसी भाषाएं हैं जो मिला के हिंदी की उपभाषाएं जिसको कह दिया गया है सरकारी ढंग से। हाँ, यानी वो भाषाएं 55-60 भाषाएं हैं, उसकी अम्ब्रेला हिंदी है। तो क्या अपनी भाषा में, जैसे हिंदी में बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के शब्द आते हैं, जो सौरभ का इस बात पर जोर रहता है कि आप अपनी बुंदेली के, ब्रज के, अंग्रेजी के अलग अलग भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरी एक बहस है, वो ये कहती है कि नहीं, इससे आपकी भाषा में जो दूसरे शब्द आएंगे वो इन शब्दों को खा जाएंगे जो आपके मूल शब्द हैं, और वो रिप्लेस कर लेंगे आपकी लैंग्वेज को। इस बहस को आप कहाँ से देखते हैं? क्या दूसरी भाषा के शब्द अपनी भाषा में आने से उस भाषा के अस्तित्व पर फर्क पड़ता है, या हमें बिल्कुल इसमें गेटवे लगना चाहिए या फ्री फ्लो होना चाहिए अलग अलग भाषाओं के शब्दों का दूसरी भाषा में आने पर? जितनी कोई भी भाषा जितनी पोल्यूटेड हो ना, दूसरे भाषा से शब्द आए, उतनी अमीर बनती है। जितना बढ़े उसमें दूसरी भाषा के शब्द, लेकिन उसकी एक हद है, और वो है कि अपने भाषा का ग्रामर ही बदल ना जाए। आपके भाषा का व्याकरण जब तक जिंदा, व्याकरण यानी व्याकरण की किताब नहीं, उसका ढांचा जो है, व्याकरणिक ढांचा, वो जिंदा रहे और हर भाषा से शब्द आए, तो ये भाषा बहुत अमीर बनती जाती है। और हमारी हर भाषा ऐसी है। आप हिंदी के तरफ बहुत ऑब्जेक्टिवली देखिए, एक डिक्शनरी लेके उसमें अरेबिक कितने शब्द हैं,
पर्शियन कितने हैं, पोर्तुगीज शब्द हो गए, शायद अंग्रेजी शब्द हो गए, उसमें आसामी शब्द हो गए, मराठी शब्द हो गए, हर तरह के शब्द हो गए। भाषा ऐसी बनती है। कोई प्योर भाषा, अनपोल्यूटेड भाषा, ये झूठ है और वो कभी कभी स्कूल और कॉलेज में फैलाया जाता है, लेकिन भाषा के बारे में वो सच्चाई नहीं है। मैं संदीप सर, मुझे भाषा के स्वरूप को लेकर एक मन में सवाल है। खास करके हम बिहार की बात करेंगे, वहाँ मैथिली एक भाषा है, उसका उपभाषा है वो बज्जिका। इन दोनों के स्वरूप में बहुत फ़र्क है। मैं मैथिली के बारे में कहा जाता है कि उससे मधुर भाषा हो ही नहीं सकती। अहाँ के कहाँ जाए छी, बहुत प्यार से बोलते हैं लोग। ऐसा भी कहते हैं कि अगर गाली भी कोई देकर चला जाता है तो आपको बुरा नहीं लगता अगर मैथिली में दे गया। उसी से उपभाषा निकली हुई है, बज्जिका है। बज्जिका में अगर आपसे कोई हालचाल भी पूछता है तो बहुत ठेठ अंदाज में पूछ जाता है और बहुत बुरा लगता है। कहाँ जाए छी, की हाल छो। तो ये बहुत सलीका फ़र्क है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही भाषा से निकली उपभाषा में इतना फ़र्क दोनों के स्वरूप में? मधुर है एक और एक लठमार सा लगता है। और प्रोफेसर, ऐसा कुछ हुआ है क्या कि भौगोलिक रुक्षता कि कितना जटिल है वहाँ जीवन जीना, वेजिटेशन वहाँ कितना कम है, ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, वो भाषा और ध्वनि में दिखे? जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हैं भारत में, कई लोग ये कहते हैं कि ध्वनि की मिठास कम हो जाती है, तो अड़ा और इस तरह के शब्द ज़्यादा आ जाएंगे। और जैसे आप खड़ी बोली से ब्रिज और ब्रिज से अवधी, अवधी से भोजपुरी, भोजपुरी से मैथिली की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे वो रुक्षता घटती जाती है, वो खरापन, वो तीखापन घटता जाता है। यू आर राइट। एक्चुअली जब संस्कृत यहाँ आके पहुँची उस समय यहाँ कोई ब्लैंक स्लेट नहीं थी, यहाँ दूसरी भाषाएं भी थी, खास करके पूर्व के तरफ थी, दक्षिण के तरफ थी। तमिल के पहले की भाषा कोई होगी, आसामीज के पहले की कोई भाषा होगी, उसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन ये जो ळ और ल, ण और न, जैसे आप हिंदी में ही राजस्थान में जाए तो वो सब बाण चलाएंगे ना, और हिंदी में बाण होगा। तो ये कुछ ऐसे उच्चार है जो यहाँ के नेटिव संस्कृत में मिक्स हुए, तो वहाँ जहाँ से ये निकले वहाँ ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, जहाँ ये मिक्स हुए वहाँ कुछ मात्रा में। और अगर आप फिर और पश्चिम के तरफ जाए देश के, तो बहुत ही कम मात्रा में, यानी बिल्कुल नहीं, ऐसे मिलेंगे। तो ये राइट अबाउट इट। लेकिन आपका जो गालिया वाला सवाल है वो भाषा से जुड़ा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रेशन कुछ समाज में फैलता है, कुछ समाज में नहीं फैलता। ज़्यादा मुक्त जीवन जीने वाले के ज़िंदगी में गाली ये बहुत सामान्य व्यवहार है। लेकिन पवित्रता और अपवित्रता उसका उनका जो एहसास है वो अलग सा होगा, ये देखना पड़ेगा। मैं जिस जहाँ पढ़ाई कर रहा था वह कोई दोस्त को मिले तो भी ऐसा, अरे क्या जूता निकाल के मारूं क्या यार, ऐसी शुरुआत होती थी। बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है तो भी तो लेकिन ये नहीं था कि वहाँ जूते बनाने का बड़ा व्यवसाय है, वो अपवित्र नहीं था। पर मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दिया कि वो भाषा इतनी मधुर है कि उस पर गाली भी दिया जाती है तो बुरा नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ कि उसी भाषा से निकली भाषा बज्जिका है, पर उसमें उतनी मधुरता नहीं है। ये स्वरूप में बदलाव कैसे होता है? जैसे अंगिका भी है, वो भी भागलपुर के क्षेत्र में बोला जाता है, वो भी उसी का अपभ्रंश है, मैथिली का ही। पर इन दोनों में उतनी मधुरता नजर नहीं आती जितना मैथिली में आती। तो ये फर्क आया कैसे? ये रीजन वाइज का फर्क है या फिर वो कल्चरली जो लोग बट के अलग निकल गए तो उन्होंने एक नया सलीका ढूंढा उसको बोलने का? अव्वल तो ये ऑन रिकॉर्ड चला जाए कि इनको बुरा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को हर भाषा में गाली बुरी लगती है। ये बार बार जोर देके कह रहा है कि बुरा नहीं लगता। सर ने गाली वाली बात बताई, मैं सिर्फ मधुरता पे जाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे हो रहा है एक ही क्षेत्र में।
एक महाराष्ट्र में बहुत प्यार से माता पिता बच्चे को, छोटे बच्चे को, क्या कितना मुश्किल है, देखिए कितना मिस्चीवस है, कितना प्यारा है, ये बोलने के लिए एक शब्द का कितना डैम्बिस है बोलते वो, डैम्बिस। ये मराठी, यहाँ कोई मराठी बोलने वाला तो जी, डांबिस, डांबिस शब्द ऐकलाय तुम्ही? डांबिस आओ जरा अपनी मराठी भाषा के ज्ञान का परिचय दो। हाँ, डांबिस, हाँ, बच्चे माता पिता रे ये बच्चे है ना बहुत डांबिस है ने। आप कह दो मैं विदर्भ से हूँ। तो उसका उधर सा वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। इसका सोर्स ये था, वहाँ अंग्रेज ऑफिसर थे जिन 19वीं सदी के आरंभ में उनकी भाषा वहाँ के लोगों को पता नहीं थी, वो डैम बिस्ट बोलते थे, व्हाट ए डैम बिस्ट। तो उनको लगता था कि ये मेरा बहुत साहब ने मेरा अप्रिसिएशन किया, और वही शब्द फिर इधर आ, ऐसे होता है। गालियाँ जो है उसका एनालिसिस अच्छी तरह से करने से आपको समाज का चित्र अच्छा लगेगा, लेकिन सभ्यता जो है वो भी तो इंसान को ज़रूरी होती है, नहीं तो हिंसा और अन्याय शायद बढ़ सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत होती है। इंसान के हैवानियत को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भाषा का एक इस्तेमाल हो सकता है। सर आपने मेरा नाम दीपेंद्र है। आपने भाषा की विविधता को लेकर बात की। आपने एक सवाल के जवाब मैंने सुना, आपने कहा कि कई बार भाषा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब अपनी बात को मीम से ही काम चल जाता है दूसरों को। हाँ सर, तो मेरा सवाल यही है कि अप्रेजल टाइम में ऐसी कौन सी भाषा बोली जाए कि मैनेजर्स तक पहुँच जाए? पहुँच रही है। ये बिजली की गति से मीम बना लेते हैं। मतलब सरवत ने सवाल पूछा अपने पड़ोसी दीपक तेनगुरिया के भाषा के स्वभाव के बारे में, उतनी देर में इनका एक फ़ोटो के साथ मीम आ गया। तो ये जो न्यू एज लैंग्वेज है, जिसमें आपने कहा जो थम्स अप है, आई मैसेज में और भी कई तरह के फीचर्स होते हैं, इमोजीज हैं, तो कई लोग हमसे शिकायत करते हैं कि आपको कुछ भी मैसेज भेजो आप एक स्माइली का इमोजी भेज देते हो। तो इस पर कोई अभी व्यवस्थित अध्ययन हो रहा है क्या? हो रहा है यहाँ या बाहर? हाँ, हो रहा है। आपने इसके पहले भी मुझे पूछा था कि ये नया जनरेशन जो है जेन जी, तो उनका कोई भाषा की तरफ रवैया बदल गया है क्या? और ये जो मीडियम आ रहा है उस पर काफ़ी अध्ययन हो रहा है, और वो है नेटवर्क सोसाइटी। जब हमारे कुमार के सिंह ने भारत के समाज का अभ्यास किया तो उनको 4000 या कोई कम्युनिटीज़ मिली। इसके बाद जो अभ्यास जो स्टडीज़ हो गए उसमें नेटवर्क्स, कम्युनिटी नहीं, गोत्र नहीं, जात नहीं, कास्ट नहीं, नेटवर्क्स। एक्चुअली एक अच्छा सर्वे ऑफ नेटवर्क्स होना चाहिए। बहुत अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स बने हैं, और वो जैसे पुराने समय में कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चे स्लैंग बनाते थे अपने कॉलेज की, एल्फिंस्टन की एक स्लैंग होती है, जेवियर्स की दूसरी होती है, और कर्नाटक कॉलेज की एक होती है, और महाराष्ट्र कॉलेज की दूसरी होती है, ऐसी स्लैंग होती है। हाँ, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ दैट जनरेशन। इस तरह से ये जो नेटवर्क्स है, उस हर नेटवर्क की अपनी अपनी ज़ुबान बन रही है। वो अंग्रेजी या हिंदी से परे नहीं होती, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द होते वो केवल वही ग्रुप जानता है, और ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनको समझने के लिए। जी सर, एक इससे थोड़ा सा कनेक्टिंग और ही है। आपका जो मीम है, आपका जो कार्टून है, दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। जी सर, ये भाषा का दर्जा कैसे मिलता है? जैसे हम कई बार देखते हैं कि क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, कहीं दूसरी जगह जाएं तो उसको एक भाषा बोला जाता है, तो ये दर्जा कैसे मिलता है भाषा को कि अब ये एक भाषा बन गई है? एक्चुअली दर्जा देने का काम वो ग्रामेरियंस करते हैं, जिनका भाषा से कोई लेना, भाषा निर्माण करना है, भाषा ख़त्म करना उनका काम नहीं होता।
लेकिन जो लिखा गया, जो प्रिंट में आया, वही भाषा है, ऐसा माना गया है, वो गलत है। और उस गलती से तो हमारे यहाँ जो स्टेट्स बने, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देखिए ना, भोजपुरी के बोलने वाले 5 करोड़ लोग हैं आज। उनकी स्टेट होनी चाहिए थी, नहीं है। लेकिन एक तमिल की स्टेट है, मराठी की स्टेट है, बंगाली की स्टेट है, हर भाषा की तो है नहीं। तो एक अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि जो आर्मी रखता है उसकी भाषा होती है, और जिसके पास आर्मी नहीं होती है उनके डायलेक्ट्स होते हैं। तो इट्स वेरी सैड। लेकिन डायलेक्ट और भाषा, ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही बेसलेस है। पावर इक्वेशन का खेल। पावर इक्वेशन। नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति है और भाषा को लेके एक तरह का झगड़ा हम लोगों ने बहुत बार देखा है नॉर्थ साउथ के बीच, या कई बार अभी भी ऐसी खबरें, ऐसे वीडियो आते हैं कि तुम्हें मेरी भाषा नहीं आती तो मेरे ऑटो से उतर जाओ, या इस तरीके का। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि ये अपनी भाषा के प्रति बोध है, सजगता है, या फिर अपनी भाषा को श्रेष्ठ दिखाने की चाह है, या क्या है ये? एक्चुअली दिमाग के अंदर 85 बिलियन न्यूरॉन्स, 8500 करोड़ कोटि न्यूरॉन्स भाषा ग्रहण करने का काम करते हैं। और वो कभी भी एक भाषा और दूसरी भाषा, ये वो इस तरह से डिस्टिंक्शन नहीं करते दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स। इसका मतलब है कि इंसान ये जन्म से ही मल्टीलिंगुअल एनिमल है। मल्टीलिंगुअल है। दिमाग को ये पता चलता है कि इस तरह के शब्द में यहाँ हिंदी के, जिससे आप हिंदी बोलते, ग्रामेरियन हिंदी बोलते, हिंदी इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ मुझे छत्तीसगढ़ी या भोजपुरी करना चाहिए, यहाँ अंग्रेज़ी करना चाहिए। दैट इज़ सोशल रेस्ट्रिक्शन। जैसे अभी बात हुई ना गालियों की, तो वो फ्राइडियन साइकोलॉजी में है कि आपका कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस में कितनी भी गालियाँ आती होगी, लेकिन कॉन्शियस अपना माइंड बताता है कि इस सभ्य समाज में ये शब्द नहीं चलेंगे। हम मल्टीलिंगुअल एनिमल है, मोनोलिंगुअल यूनिलिंगुअल एनिमल हम है ही नहीं पहले से, और इसीलिए तो हम दूसरे के साथ बात कर सकते। असलियत में तो हर किसी की भाषा इस्तेमाल करने की जो आदत है वो हर दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। उसे वो उसके साइंस में इडियोलेक्ट बोला है। आप जिस ढंग से भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपका भाई या तो आपके पिता, आपके बेटे, आपकी माँ नहीं करेगी। इट विल बी peculiarly yours, uniquely yours. You are the भाषा for yourself. हर कोई अलग अलग है, लेकिन उसका एक समुदाय है, उसको एक नाम देते हैं हम, हिंदी भाषा या पंजाबी भाषा या सिंधी भाषा या बंगाली भाषा। उसे झगड़ा होना ठीक नहीं। झगड़े के कारण हेतु दूसरे होते हैं। पावर हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, शस्त्र हो सकते हैं। उसको भाषा का नाम दिया जाता है। भाषा बेचारी है, उसका हर कोई इस्तेमाल कर। भाषा इतनी अच्छी है कि हर कोई उसका इस्तेमाल करते। भाषा किसी को गाली नहीं देती, हर कोई उसको भाषा को इस्तेमाल करते हैं और गैर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक सोशल सिस्टम दैट वी हैव इन द वर्ल्ड। और जो हम 7000 भाषा है दुनिया में आज, शायद 50-100 साल के बाद उसमें से 400 या 300 बचेगी। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग आउट। हम जेनोसाइड, भाषा का जेनोसाइड देख रहे हैं इस समय। वेरी सैड। नमस्कार सर, मेरा नाम उपासना है। लिंग्विस्ट एज अ प्रोफेशन, इसकी क्या खासियतें हैं या फिर क्या काम होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और जैसे आपने कहा कि हम जेनोसाइड देख रहे हैं भाषाओं का, तो क्या इस प्रोफेशन का जो फ्यूचर है, जो लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, उनको अब किस तरीके के माइंडसेट के साथ तैयार रहना चाहिए? प्लस एक सवाल और है कि ट्रांसलेशन की, जब कुछ हम लोग ऐसे थोड़े बहुत लिंग्विस्ट प्रोफेशन में जो लोग होते हैं, ट्रांसलेशन का काम भी करते हैं, तो हिंदी से इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए उनको मेहनताना ज़्यादा मिलता है। जब वो इंग्लिश से हिंदी में करते हैं तो वो मेहनताना कम होता है। ये भेदभाव किस बेसिस पर है और फाइनेंशियली ये फील्ड कैसा है?
नहीं, मैं खुद लिंग्विस्ट नहीं रहा ज़िंदगी में। मैं साहित्य पढ़ा रहा था, उसके बाद मैं छोड़ के आदिवासियों के साथ काम करने चला। वहाँ से आए जाके मैंने देश के भाषाओं की गिनती करना, वर्णन करना काम शुरू किया, और रास्ते में जितना सीखा उतना सीख लिया। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई, और ख़ास करके जनरेटिव एआई जनरेटिव, यानी इंसान के जैसा ही सोचने वाला मशीन, वो बेसिकली भाषा बेस्ड मशीन है। वो जैसे इंसान भाषा के आधार पे विचार बनाता है, ऐसे वो मशीन बनाता है। और इस समय के भाषा प्रेमियों को, भाषा के अभ्यासकों को, ये जो नई सिविलाइजेशन आ रही है उसके बारे में सोचना गंभीरता से बड़ा ज़रूरी है। और आज तो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन कल शायद हम ट्रांसलेशन करते होंगे या नहीं, ये पता नहीं है। इट्स डेंजरस सिचुएशन, बहुत नज़दीक आ पहुँचे हम। हमारे जैसे ही भाषा, मैंने कहा कि भाषा बनी तब बाकी सब प्राणी उत्क्रांति के साथ, कुदरत के साथ चले हैं। हमने उसके सामने एक रेबेलियन किया, भाषा ये हमारा हथियार बना। अब हमारे सामने रेबेलियन करने वाला नया कोई प्रजाति हमने ही तैयार किया है, और वो किस ढंग से हम फेस कर पाएंगे, ये चैलेंजेस लिंग्विस्ट को समझनी चाहिए, उसके लिए कुछ काम करना चाहिए। वो दिन चले गए कि एक भाषा का बैठ के व्याकरण लिखो, फिर वो रट के बच्चों के पास से उनको परीक्षा पास करवाओ, वो दिन सब चले गए। इट्स ए न्यू फैसिनेटिंग फील्ड, और इसमें दिमाग का अभ्यास, न्यूरोलॉजी और सिमेंटिक्स, अर्थ का अभ्यास और टेक्नोलॉजी, ये तीनों इकट्ठा लाके अभ्यास करने पड़ेंगे। और जहाँ तक हिंदी से अंग्रेज़ी का अनुवाद और अंग्रेज़ी से हिंदी का अनुवाद है, उसमें जो वेजेस मिलते हैं उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मिडिवल टाइम्स में जब जैसे महाभारत का पर्शियन में अनुवाद हुआ, या तो रामायण का पर्शियन में अनुवाद हो, या तो कोई भी, उनको इतने अच्छे पैसे दिए जाते थे। एक मैन्युस्क्रिप्ट की कीमत उस ज़माने में 500 रुपया, 1000 रुपया होती थी, जब एक पई एक फैमिली के लिए, महीने के लिए इनफ होती थी। तो ये दिन बदलते हैं, बदलेंगे। ट्रांसलेशन ये लीड साइंस होगा इन टाइम्स टू कम। सर, मेरा नाम प्रशांत है। आपने एआई और जनरेटिव एआई की बात की, तो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड था कि अब जैसे भाषा का एक काम होता है चीज़ों को एक्सेसिबल बनाना। अब कोई सुन नहीं सकता तो वो हियरिंग एड इस्तेमाल करता है, वो टेक्नोलॉजी है। आजकल हम लोग फ़ोन और टेक्नोलॉजी के ज़माने में एलेक्सा टाइप की चीज़ें आ गई हैं, जहाँ आप बोलते हो तो लाइट जल जाती है, टीवी खुल जाती है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो कंपनियाँ आपकी आवाज़ या जो भी साउंड्स में जा रहा है वो यूज़ करके आपको ऐड थ्रो कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे एक बात आती है प्राइवेसी के हनन की। तो भाषा और प्राइवेसी के बीच में जो ग्रे एरिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये केवल प्राइवेसी की बात नहीं, बात तो ये है कि हम जो है, ये जनरेटिव इंटेलिजेंस है, हमारी छवि हम है ये समझ के इस्तेमाल करेगी। अभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, वो है अपनी जगह, लेकिन उनका 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस ये इंटेलिजेंस तैयार कर सकेगी। और जिसको अभी तो ट्रांसलेशन के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो नोमैड्स को, मैंने कहा ना, अंग्रेज़ों ने पैसे दिए बगैर सब डैम्स और रोड्स बनाए, ये सब चीज़ें होने लगेगी। हम बहुत बड़े खतरे में आए हैं इसको लेके। ये वो मसला नहीं है कि कंप्यूटर आए थे और मेरे ट्रेड यूनियंस सब बोल रहे थे देश में कि हमारे जॉब चले जाएंगे, कंप्यूटर नहीं चाहिए। दैट वाज सिंपल अफेयर। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव
का मतलब है बिल्कुल आपके दिमाग जैसे दिमाग होने वाला मशीन जो ऑन द वे लर्न करता है, और उसका डेटा प्रोसेसिंग इतने बड़े पैमाने पे है कि वो शायद एक दिन आपसे ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग दिमाग में, जो मैंने कहा 85 बिलियन न्यूरॉन्स, उसे ज़्यादा कर पाएगा, बैठेगा, उनका नेटवर्क बनता है। तो जैसे हमें काफ़ी चिंता करने का विषय है। उसके बारे में न कानून बने हैं, न उसका अभ्यास है, उसका भाषा से संबंध तो है क्योंकि भाषा के आधार पे है, लेकिन उस पर कोई स्टडी नहीं हुई है। तो इट्स अ न्यू एज चैलेंज। और शायद ये नए लोग जो इमेजेस वगैरह में बात कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें वो समझ रहे हैं, शायद उस तरफ जा रहे हैं। उसमें से कोई आइंस्टाइन आएगा, ये भी एक दिलचस्प तरीका है चीज़ों को देखने का। हो सकता है। ऑन दैट नोट, गणेश नारायण दास देवी जी, आपने इतना समय दिया और यात्रा करके आप आए, आपकी अर्धांगिनी सुरेखा जी, वो भी केमिस्ट्री की विद्वान प्रोफेसर हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि हर अच्छी कक्षा की एक पहचान ये होती है कि जब वो ख़त्म हो तो लगे कि दोबारा कब, क्योंकि ज्ञान की ये प्रक्रिया बहुत सतत है जिसे हम भाषा के ज़रिए बरतते हैं। पिछले 1.5-2 घंटे हमारे लिए सीखने के लिहाज से, चाहे वो घुमंतू जातियों के बारे में हो, आदिवासी समाज के बारे में हो, भाषा की प्रकृति और भाषा की राजनीति के बारे में हमें बहुत सीखने का मौका मिला। आपने इतना समय दिया, अपना ज्ञान हमसे साझा किया, हम सब लोग बहुत कृतज्ञ हैं। थैंक यू सो मच। मैं ललन टॉप को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से शुभकामना देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। किस तरह का संवाद जिंदा रखना, ये आज के दिन में भाषा के लिए सबसे बड़ा काम है, वो आप कर रहे हैं। जहाँ संवाद है वहाँ भाषा है, जहाँ भाषा है वहाँ संस्कृति है, जहाँ संस्कृति है वहाँ इंसान जिंदा रहेगा, गालियों के साथ लेकिन जिंदा रहेगा। थैंक यू। प्रणाम।